नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कैपिटल सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग संस्कृति आईएएस का यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज सॉल्व कर, तो उसी कड़ी में क्या है ना, हम लोगों के 6वां टेस्ट है। ये सब्जेक्टिव टेस्ट है हम लोगों का। ये हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग इस टेस्ट को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला प्रश्न हम लोगों को दिए गया है प्राथमिक भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है ये ध्वनि तरंगों के समान होती हैं, और दूसरा दिया गया भूकंपीय तरंगों में इनकी गति सर्वाधिक होती है। तीसरा कथन दिया गया है ये तरल भाग में प्रायः लुप्त हो जाती हैं। तो इसमें हमें बताना है कि हमारा कौन सा कथन इसमें से हमारा सही है। तो प्राथमिक भूकंपीय तरंग, तो पहला है कि ये ध्वनि तरंगों के समान होती हैं, तो ये हमारा सही हो जाएगा कि ये ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। और दूसरा दिए गए भूकंपीय तरंगों में इनकी गति सर्वाधिक होती है, ये भी हमारा सही है। तीसरा दिए गया है ये तरल भाग में प्रायः लुप्त हो जाती हैं, तो लुप्त नहीं हो जाती हैं, लुप्त होती हैं द्वितीयक तरंगे जो होती हैं तरल भाग में लुप्त हो जाती थी। ये हमारा कथन गलत है। और भूकंप के विषय में आप थोड़ा हम बता देंगे। इसमें है कि जहाँ से ऊर्जा मुक्त होती है, जहाँ से इसका कंपन प्रारंभ होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं भूकंप मूल कहते हैं ना, भूकंप मूल कहते हैं। और जहाँ पृथ्वी के सतह पर इसको जहाँ सबसे पहले अनुभव किया जाता है या सबसे पहले पहुँचती हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहता है भूकंप केंद्र कहा जाता है। भूकंप केंद्र यानी कि ईपी सेंटर हो गया ये। भूकंप मूल कहते हैं फोकस, जहाँ से उत्पन्न होता है। तो प्राथमिक तरंग में क्या होता है ना, ये ध्वनि तरंगों के समान होती है। और इनका जो क्या होता है, वो इनकी जो तरंग होती है ना, अनुदैर्ध्य तरंग होती है। अनुदैर्ध्य तरंग, क्योंकि जो ध्वनि तरंगें होती हैं अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। तो इस तरह क्या दिखाते हैं, इस तरह हमारा 1 और 2 सही है, तीसरा हमारा गलत है, तो हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। दिया गया है कि पृथ्वी की गति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें दिया गया है, पहला कथन दिया गया है कि विषुवत रेखा पर दिन रात सदैव बराबर होते हैं। दूसरा दिया गया है कि ऋतु परिवर्तन का कारण पृथ्वी का परिक्रमण है। तीसरा कथन दिया गया पृथ्वी अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर गति करती है। पूर्व से पश्चिम की तरफ नहीं गति करती है, पश्चिम से पूर्व गति करती है। ये कथन हमारा सही नहीं है, ये कथन हमारा गलत है। चौथा पढ़ लेते हैं। दिए गए पृथ्वी से चंद्रमा का संपूर्ण प्रकाशित भाग माह में केवल एक बार ही दिखाई देता है। ये भी हमारा सही है। तो हमारा ए, बी और डी सही है, तो सी कथन हमारा गलत है। तो गलत कथन हमें बताना है, तो हमारा सी सही हो जाएगा। तो अगला देखते हैं हम लोग। अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में दिया गया है ज्वालामुखी, या सूची 2 में दिया गया है देश। तो इसमें देखा जाए ज्वालामुखी में दिया है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी कहाँ है? कोटोपैक्सी है इक्वाडोर में। और इसके बारे में कथन और है, मतलब इसके बारे में कोटोपैक्सी जो है ना, ज्वालामुखी दुनिया का सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा है ये, दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। माउंट एटना कहाँ है? माउंट एटना इटली में है। और क्राकाताओ हमारा है इंडोनेशिया में। माउंट ताल कहाँ है? माउंट ताल है फिलीपींस में है। और माउंट ताल जो है ना, ये है क्या है कि ये सबसे छोटा है, विश्व का सबसे छोटा सक्रिय ज्वालामुखी है। तीसरा हमारा क्या बन रहा है? हमारा बन रहा है 4 3 2 किस में है? विकल्प डी में। तुम्हारा विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। इसमें
इस प्रश्न का से निम्नलिखित में से कौन से हिमनदी अपरदनात्मक स्थल रूप हैं? दिए गए यू आकार की घाटी, फ्योर्ड, जलप्रपात, वी आकार की घाटी। तो इसमें जो हिमनदी अपरदनात्मक जो स्थल रूप हैं कौन कौन से इसमें? तो इसमें देखा जाए हमारा जो यू आकार की घाटी और फ्योर्ड है, ये हमारे हिमनदी अपरदनात्मक स्थल रूप हैं। और जो जलप्रपात है और वी आकार की घाटी है ना, ये हमारे नदी के अपरदन स्वरूप बनते हैं। तो जो हिमनदी अपरदनात्मक स्थल रूप हैं वो हो जाएंगे यू आकार की घाटी और फ्योर्ड तट। तो इस हमारा क्या एक और दो सही, हमारा विकल्प ऐसे ही हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिए गए निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है? इसमें हमें देखना है कि गर्म जलधारा कौन सी दिए गए। ओआसियो धारा, कैलिफोर्निया धारा, क्यूरोसियो धारा, ओखोटस्क धारा। तो देखिए इसमें हमारा कौन सी गर्म जलधारा है। तो गर्म जलधारा की बात करें तो हमारा है क्यूरोसियो जलधारा। ये कहाँ चलती है? ये चलती है प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में चलती है। ओआसियो धारा हमारी ठंडी जलधारा है, इसे हम क्यूराइल जलधारा भी कहते हैं। ये भी कहाँ चलती है? ये भी प्रशांत महासागर में चलती है। ये हो जाएगा कैलिफोर्निया धारा भी ये ठंडी धारा है। ये कहाँ चलती है? ये चलती है अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में चलती है। ओखोटस्क धारा कहाँ चलती है? ओखोटस्क धारा चलती है उत्तरी प्रशांत महासागर में। उत्तरी, ये ठंडी जलधारा है उत्तरी प्रशांत महासागर में। इस तरह हमारा विकल्प सी सही है। क्यूरोसियो धारा जो है गर्म जलधारा है। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित द्वीपों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो दिए गया है ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर। तो इसमें जो देखा जाए ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल कितना है? तो ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल है 21,66,86 वर्ग किलोमीटर है। और न्यू गिनी क्या है? 3,17,150 वर्ग किलोमीटर। बोर्नियो क्षेत्रफल कितना है? बोर्नियो है 7,48,168। मेडागास्कर क्षेत्रफल कितना है? मेडागास्कर क्षेत्रफल है 5,92,800। तो अवरोही क्रम में बताना है हमको। तो अवरोही क्रम में हमारा क्या बन रहा है इसमें? तो पहले सामने कौन आ रहा है हमारा? सॉरी एक मिनट, ये जो न्यू गिनी है ना, ये वर्ग किलोमीटर वर्ग मील में है। वो वर्ग किलोमीटर में हो जाएगा 8,36,330 वर्ग किलोमीटर। बोर्नियो कितना है? बोर्नियो है 8,21,168 वर्ग किलोमीटर। तो हमारा क्या बन रहा है इसमें हमारा बन रहा है पहले ग्रीनलैंड 1 नंबर पे, 2 नंबर पा रहा है न्यू गिनी, 3 नंबर पा रहा है बोर्नियो, 4 नंबर पा रहा है मेडागास्कर। तो क्या बना हमारा 1 2 3 4 बन रहा है। तो हमारा ग्रीनलैंड कहाँ है? ग्रीनलैंड जो है नॉर्थ अटलांटिक महासागर में है। तो इस पर किसका अधिकार है? इस पर है डेनमार्क का अधिकार है। और बोर्नियो जो है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इस पर 3 देश का अधिकार है। मलेशिया का है, ब्रुनोई का है और इंडोनेशिया का है। ये हो जाएगा। मेडागास्कर कहाँ है? मेडागास्कर है हिंद महासागर में। तो इस तरह हमारा विकल्प ऐसा ही। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रृंखला से होता है? दिए गया है वोल्गा, डेन्यूब, राइन, लायर। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रृंखला से कौन सी नदी का उद्गम होता है?
तो ब्लैक फॉरेस्ट से डेन्यूब नदी का उद्गम होता है। तो डेन्यूब नदी के विषय हम और देखते हैं। तो ये कहाँ गिरती है? ये गिरती है काला सागर में। काला सागर। वोल्गा नदी जो है ये यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। ये कहाँ गिरती है? ये गिरती है कैस्पियन सागर में। कैस्पियन सागर में गिरती है। राइन नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है स्विट्ज़रलैंड से निकलती है। ये कहाँ गिरती है? ये गिरती है नॉर्थ सी में, उत्तरी सागर में गिरती है। लार नदी क्या है ना? लार नदी फ्रांस की सबसे बड़ी नदी है। फ्रांस की सबसे बड़ी नदी है। ये कहाँ गिरती है? ये गिरती है अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में गिरती है। तीसरा हमारा क्या सही हो जाएगा? हमारा हो जाएगा बी, डेन्यूब। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। ये क्या है कि इसमें निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर के साथ सीमा नहीं बनाता है? भूमध्य सागर के साथ सीमा नहीं बनाता। दिए गया स्पेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी। तो इसमें से देखा जाए ना तो जर्मनी जो हमारा है ना, ये भूमध्य सागर के साथ सीमा नहीं बनाता है। ये हो जाएगा। और जो भूमध्य सागर है ना, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? अटलांटिक महासागर से जो जोड़ने वाली है वो है जिब्राल्टर जल संधि। ये हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि है। तो इस तरह हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि अपवाह तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिए गया है कि अनुवर्ती नदियाँ क्षेत्रीय धरातल के प्रारंभिक ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती हैं। दूसरा दिया गया है कि नवानुवर्ती नदियों का विकास द्वितीय अपरदन चक्र के दौरान होता है। तीसरा दिए गए अक्रमवर्ती नदियाँ भौमिकीय संरचना की प्रतिकूल दिशा में प्रवाहित होती हैं। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन हमारा सही है। इसमें देखा जाए ना, अनुवर्ती नदियाँ कौन सी होती हैं? अनुवर्ती नदियाँ जो होती हैं ये सर्वप्रथम अनुवर्ती सरिता का उद्भव होता है। जो सबसे पहले नदी आती हैं वो अनुवर्ती सरिता ही होती हैं। ये क्या करती है ना कि ये प्रादेशिक ढाल का जो है अनुसरण करती हैं। मतलब जब इनकी शुरुआत होती है, जब बहाव का शुरुआत होता है तो ये ढाल की तरफ ही बहती हैं। ये तो हमारा सही हो जाएगा पहला कथन। और दूसरा कथन दिया गया है नवानुवर्ती जो नदी होती हैं वो कौन सी नदी होती हैं? जब इनका थोड़ा बहुत कटान हो जाता है, ये थोड़ी बहुत ज़्यादा दिन को हो जाती हैं, तो क्या करते हैं ना, इनका जो उद्भव होता है वो अनुवर्ती नदियों के बाद में होता है। तो ये जब इनका अपरदन चक्र मतलब और बढ़ता है, द्वितीय चक्र का हो जाता है, तो उसमें मतलब इनका उद्भव होता है। तो ये भी हमारा कथन सही हो जाएगा। तीसरा है जो अक्रमवर्ती नदियाँ हैं। अक्रमवर्ती जो नदियाँ होती हैं ना, ये प्रादेशिक ढाल का जो अनुसरण नहीं करती हैं, ये भौमिकीय संरचना के प्रतिकूल प्रभावित होती हैं। तो ये भी हमारा कथन सही है। तो हमारा जो है तीनों कथन सही है। तो इस तरह हमारा विकल्प कौन सा सही है? इस तरह हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया है कि यह मुख्यतः उष्णकटिबंधीय फसल है। इसका उद्भव क्षेत्र पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया माना जाता है। इसके लिए वर्ष भर 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक है। 20 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान इसके विकास को अवरुद्ध कर देता है। पाला इसके लिए बहुत हानिकारक है। इसके लिए 75 से 120 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक है। तो फसल दिया गया है और फसल के बारे में दिया गया है। तो फसल कौन कौन सी है? फसल है कपास, गन्ना, चुकंदर, चाय। तो ये जो विशेषताएं दी गई हैं, किस फसल की विशेषताएं हमें बताना ही है। तो ये विशेषताएं जो है ना, ये विशेषताएं गन्ना की विशेषता है कि 21 से 27 डिग्री इनका जो तापमान है 21 से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और जो वर्षा है 75 से 120। और जो चुकंदर देखा जाए ना, इसकी जो उपज का काल होता है ना वो 5 से 6 महीने होता है, चुकंदर को होता है। कपास जो है ये गर्म जलवायु
गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है इसे। इसके लिए जो तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस है और जो वर्षा होती है वो 50 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए, 50 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। चाय के लिए जो होता है, जो तापमान है, गर्म तथा आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। और इसके लिए जो वर्षा होती है ना, वर्षा होती है, इसको चाहिए कितना वर्षा चाहिए, 125 सेंटीमीटर से 750 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए होती है। तो इस तरह हमारा जो विशेषताएं दी गई ना, गन्ना की विशेषताएं, विकल्प हमारा भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, अवसादी चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें हमें बताना गलत कथन। तो दिया गया है कि इनका निर्माण रूपांतरित चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है, ये तो हमारा सही है, ये हो जाएगा। जो आग्नेय चट्टान है ना, उनके रूपांतरण से हुआ है, तो पहला कथन हमारा सही है। दूसरा कथन है, इनमें जीवांश अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ये भी हमारा कथन सही है, क्योंकि इनका रूपांतरण हुआ है ना, पहले आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ लावा से, तो उनकी जब कट छट के जो होता है, जब अवसाद इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पर जैसे जीवांश भी पाए जाते हैं परत दर परत, ये भी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं, तो ये भी हमारा कथन सही है, क्योंकि धीरे धीरे उनका निर्माण होता है। तो जैसे पेड़ पौधे या जीव जंतु उसमें दब जाते हैं तो वहाँ पर तेल और गैस का भंडार पाया जाता है, तो ये सही है। तो इन चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती, परतें तो पाई जाती हैं, क्योंकि इनका निर्माण ही परत दर परत होता है ना। जो आग्नेय चट्टाने के टूटने फूटने से परत दर परत इनका निर्माण होता है, तो ये कथन हमारा गलत है। तो यही मैं बताना है, तो यही हमारा कथन सही हो जाएगा, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे वो लोग। अगला दिया गया है कि जब नदी अपने विसर्ग को त्याग कर सीधे मार्ग में प्रवाहित होती है तब निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो दिया गया है कि जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख, नदी विसर्ग, गोखुर झील। तो जब नदी अपने विसर्ग को त्याग देती है, जब नदी ऐसे ऐसे करके बह रही है और अपने विसर्ग को यहीं से ऐसे से ऐसे जा रही उसको इसको त्याग के फिर यहाँ से जुड़ गई, तो इतना क्या होगा ना, कट जाता है। जब इतना कट जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये एक झील बन जाती है। और ये क्या होता है ना, एक खुर के आकार का होता है, जानवर के खुर के आकार के होता है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहता है गोखुर झील कहा जाता है। जलोढ़ शंकु कब बनते हैं, जब नदियाँ पर्वतीय भाग से निकलकर समतल प्रदेश में मतलब प्रवेश करती है, जाती है, तो इनके वेग में अचानक कमी आ जाती है, तो एवं परिवहन शक्ति कम हो जाती है तथा चट्टानों को जो बड़े बड़े अवसाद होते हैं ना पीछे छूट जाते हैं, तथा उससे बनी आकृति जो होती है, जो जैसे बड़े बड़े अवसाद होते हैं, कंकड़ पत्थर होते हैं, उनसे बनी आकृति क्या कहलाती है, जलोढ़ शंकु कहलाती है। जलोढ़ पंख क्या होते हैं, जो जलोढ़ पंख होते हैं, जैसे नदियों के अवसाद जो है ना दूर दूर तक फैल जाते हैं जब आगे निकलती है नदी, तो इसमें क्या होता है, एक पंखनुमा मैदान का निर्माण होता है, तो उसको क्या कहते हैं, जलोढ़ पंख कहते हैं। और नदी विसर्ग, जब नदी एकदम जैसे मैदान में बहती है, प्रौढ़ावस्था में हो जाती है, तो क्या होती है कि उसका जो प्रवाह होता है ना टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर होता है, तो उससे क्या कहते हैं, नदी विसर्ग का निर्माण होता है, तो उसको कहते हैं नदी विसर्ग कहते हैं। तो इस तरह हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, देखें हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से कारक सागरीय लवणता में कमी के लिए उत्तरदायी हैं। सागरीय लवणता में कमी के लिए उत्तरदायी कारण दिया गया, तो कारण है वाष्पीकरण, सागरीय हिम का पिघलना, उच्च वायुदाब एवं प्रतिचक्रवाती दशाएं, उच्च अक्षांशों पर सागरीय जल का जमाव। तो देखिए इसमें हमारा कौन सा कारण है, तो इसमें देखा जाए ना वाष्पीकरण जो होगा, वाष्पीकरण तो है हमारा कारण। जब वाष्पीकरण होगा तो सागरीय लवणता में वृद्धि होती है, क्योंकि जो शुद्ध जल होता है ना बादल बन के उड़ जाता है, तो जो जल बनता है तो जल कम होता है, लवणता कम होती नहीं है, तो लवणता में वृद्धि होती है। और दूसरा है कि सागरीय हिम का पिघलना, जब सागरीय जो हिम होते हैं पिघलते हैं तो वहाँ पर जैसे शुद्ध जल मिलता है, जब शुद्ध जल सागर में घुलता है तो उसकी लवणता में कमी आती है, तो ये कारण है हमारा, दूसरा हमारा सही हो जाएगा। तीसरा दिए उच्च वायुदाब एवं प्रतिचक्रवाती दशाएं, तो ये नहीं होता है, ये तो अधिकता के लिए उत्तरदायी है ना। चौथा दिए उच्च अक्षांशों पर सागरीय जल का जमाव, जब सागरीय जल का जमाव होता है
तब भी लवणता बढ़ती है। जब वो पिघलती है ना, कमी तब आती है, जमने पर नहीं आती है। ये तो अधिकता के लिए जिम्मेदार है। तो जो हमारे सागरीय लवणता कमी के लिए जिम्मेदार है वो है सागरीय हिम का पिघलना। तुम्हारा 2 सही है, तुम्हारा 2 किसमें है, तुम्हारा बी में दिया गया है, तो विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। तो इसमें से दिया गया है कि कौन सा सही सुमेलित है। इसमें दिया गया है, एक तरफ नदी दिया गया है, एक तरफ मुहाना दिया गया है। तो डान नदी, डान नदी का मुहाना कहाँ है? डान नदी का मुहाना है एजोब सागर। एजोब सागर में है, क्योंकि क्या है ना, डान नदी जो है यह जो है यूरोपीय रूस के टुला प्रांत में स्थित इवान झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? इवान झील से निकलती है और गिरती है अजोब सागर में। रोन नदी कहाँ गिरती है? रोन नदी एड्रियाटिक सागर में नहीं गिरती है, रोन नदी गिरती है भूमध्य सागर में। ये हो गया हमारा। पो नदी, पो नदी गिरती है भूमध्य सागर नहीं गिरती है, ये गिरती है एड्रियाटिक सागर में। एड्रियाटिक सागर भी भूमध्य सागर में ही है, लेकिन ये गिरती है एड्रियाटिक सागर में। बेजर नदी, बेजर नदी गिरती है, कहाँ गिरती है? ये गिरती है उत्तरी सागर में। ये हमारा हो जाएगा। बेजर नदी कहाँ है? बेजर नदी है जर्मनी में। पो नदी कहाँ है? पो नदी है इटली में। तो ये हमारा हो जाएगा। इस तरह हमारा विकल्प ये सही है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है? दिए गए श्वेत बाल्टिक सागर, कील नहर, राइन मेन डेन्यूब नहर, सू नहर। तो कौन नहर जो है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है? तो इसमें देखा जाए ना, कील नहर है, यही जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। और श्वेत बाल्टिक सागर कहाँ है? श्वेत बाल्टिक सागर जो है ये जोड़ती है आर्कटिक सागर को बाल्टिक सागर से। राइन मेन डेन्यूब नहर ये किसको जोड़ती है? तो राइन मेन डेन्यूब नहर जो है ना उत्तरी सागर को काला सागर से जोड़ती है। काला सागर जोड़ती, देखिए उत्तरी सागर जो है और काला सागर ये बहुत दूर दूर है, लेकिन ये जो नहर है ना ये डेन्यूब नदी के माध्यम से बनाई गई थी। इसमें जो मेन रोल रहता है वो डेन्यूब नदी को होता है, ना कि नहर होता है। तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, उत्तरी सागर को काला सागर से जोड़ती है। और सू नहर जोड़ती है सुपीरियर झील को, सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से। ये हो जाएगा। इस तरह हमारा विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से कारक सागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति में सहायक हैं? तो सागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति में दिया गया है पृथ्वी का परिभ्रमण, गुरुत्वाकर्षण बल, वायुमंडलीय दाब, बर्फ का पिघलना। तो देखिए इसमें हमारा कौन सही है? तो इसमें देखा जाए ना चारों कारण हमारे, तो इसमें हमारा 1 2 3 4 सही हो जाएगा। तो विकल्प हमारा डी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे लोग। क्षोभ मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षोभ मंडल दिए गए, इसकी मोटाई विषुवत रेखा पर सर्वाधिक है। ये तो हमारा सही हो जाएगा कि इसकी जो मोटाई है ना विषुवत रेखा पर सर्वाधिक है। दूसरा दिया गया है कि इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में बढ़ोतरी होती है। तापमान में बढ़ोतरी नहीं होती भैया, तापमान घटता है। ये हो जाएगा हमारा। और घटता किस दर से है? तो 1 किलोमीटर कितना होता है? 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। ये हो जाएगा हमारा, हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा, सभी वायुमंडलीय प्रक्रियाएं इसी मंडल में संपन्न होती थी, हमारा सही है। 1 और 3 हमारा सही हो जाएगा। तो विकल्प हमारा भी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे लोग। दिए गया है पिग्मी जनजात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निवास करती है? पिग्मी जनजात दिए गए कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन, कालाहारी बेसिन, हमद मरुस्थल। तो पिग्मी जनजात जो है ये कांगो बेसिन में निवास करती है। तो हमारा विकल्प ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे लोग। दिए गए महासागरीय उच्चावच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
दिए क्या है महासागरीय उच्चावच के संदर्भ में। तो इसमें कथन पहले दिए गए कि महाद्वीप ढाल जो है महाद्वीपों की जलमग्न की अंतिम सीमा होती है। ये हमारा सही हो जाएगा पहला कथन। दूसरा दिया गया है महाद्वीपीय निमग्न तट के उथले सागर मत्स्य ग्रहण के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा, ये हो जाएगा। तीसरा दिया गया है कि जलमग्न कटक पृथ्वी पर सबसे लंबे पर्वत तंत्र का निर्माण करते हैं। तो ये भी हमारा कथन सही है। तो क्या हो जाएगा हमारा तीनों कथन सही, तो हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मग्न ढाल मतलब क्या होता है। जैसे ये हमारा सागर है, जैसे ये हमारा स्थल है, यहाँ से ऐसे से सागर है हमारा, ये जो होता है ना यही ढाल है हमारा, ये ढाल हो जाता है, ये निमग्न तट है ये, और ये ढाल हो गया, और ये जो होता है महासागरीय मैदान होता है। ये हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश को काकेशस राज्यों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है। दिया गया है जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, यूक्रेन। तो बताइए काकेशस राज्यों के अंतर्गत किसे नहीं शामिल किया जाता है। तो इसमें देखा ना यूक्रेन को नहीं शामिल किया जाता है। इसमें कौन कौन से देश हैं, अजरबैजान है, जॉर्जिया है, आर्मेनिया है। ये हो जाएगा हमारा विकल्प डी सही है। अगला इसमें क्या है ना, जो काकेशस पर्वत क्या है, काकेशस पर्वत जो है काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच स्थित एक पहाड़ी है। यहाँ पर जो है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूज है, माउंट एल्ब्रूज है। तो विकल्प डी मार सही है। अगला प्रश्न देखेंगे बोलो, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। एक में दिया गया घाटी, एक में दिया गया अवस्थिति। मरखा घाटी कहाँ है, मरखा घाटी कहाँ है, मरखा घाटी है लद्दाख में। न्योरा घाटी कहाँ है, न्योरा घाटी पश्चिम बंगाल में है। युमथांग घाटी कहाँ है, ये सिक्किम में हमारा। किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश में है। इस तरह हमारा आमने सामने सम्मिलित हो गया। 1 2 3 4 हमारा विकल्प किसमें, एक में ए में है, तो हमारा ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे बोलो, इसमें दिया गया है कि दक्षिण भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर उनके सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो दिया गया है नागरी पहाड़ी, पालकुंडा पहाड़ी, नल्लामला पहाड़ी, जवादी पहाड़ी। तो इसमें देखिए हमारा कौन सही हो जाएगा। तो इसमें देखा जाए तो पहले स्थान कौन है, पहले पे आ जाएगा हमारा नल्लामला पहाड़ी, 1 नंबर पे आ जाएगा। दूसरे नंबर कौन है, पालकुंडा, 2 नंबर पर आ जाएगा। तीसरे नंबर कौन है, नागरी पहाड़ी। चौथा नंबर हमारा है जवादी पहाड़ी। तो इस तरह हमारा क्या बन रहा है, इस तरह हमारा बन रहा है 3 2 1 4 बन रहा है। तो विकल्प हमारा बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, दिए गया है कि प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से किन नदियों का मुहाना अरब सागर में है। तो इसमें देखा जाए तो दिए गया है काली नदी, भरतपुजा नदी, पेरियार नदी, किस नदी दिया गया है, पंबा नदी दी है, बताइए। इसमें जो काली नदी है, काली नदी मुहाना कहाँ है, काली नदी जो है ये कर्नाटक के बेलगांव में बहती है, मतलब वहाँ से निकलती है तथा ये अरब सागर में गिरती है। जिसका मुहाना कहाँ है काली नदी का, अरब सागर में। भरतपुजा जो ये केरल की सबसे बड़ी नदी है, और कहाँ मतलब इसका मुहाना कहाँ है, इसका मुहाना भी अरब सागर में है। पेरियार नदी, ये जो पेरियार नदी है केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, और ये अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है। इसका जो मुहाना है, इसका मुहाना अरब सागर में है। तो इस तरह हमारा क्या सही हो जाएगा, हमारा विकल्प ये बन रहा है, तो विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे लोग, दिए गए निम्नलिखित में से किस तत्व की अधिकता के कारण मृदा में लाल रंग आता है। मृदा में लाल रंग आता है, दिए गए मैग्नीज, फेरिक ऑक्साइड, ह्यूमस, जिंक। तो इसमें देखा जाए जो मृदा में जो लाल रंग आता है ना, फेरिक ऑक्साइड के कारण आता है। विकल्प हमारा कौन सही है, हमारा विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, दिए गया है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो दिए गया वार्षिक वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर, वार्षिक तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस,
और तीसरा दिया गया आपेक्षिक आर्द्रता 63 से 77 के मध्य, और चौथा दिया गया है कि दक्षिण भारत में विस्तृत। ये किसके बारे में दिया गया है? तो हम लोग देखते हैं विकल्प बारे में। तो इसमें दिया गया है कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन से संबंधित हैं। जो ऊपर विशेषताएं दी गई उसमें हमें बताना है कि उसमें से कौन सी विशेषताएं जो हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन से संबंधित हैं। तो इसमें देखेंगे हम लोग, ये विकल्प देख लेते हैं हम लोग। विकल्प दिया है 1 3 2 4 2 3 4 1 2 3 4। तो जो पर्णपाती वन होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। जो दूसरा होता है वो होता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। जो शुष्क होते हैं, शुष्क के लिए जो वर्षा होती है वो 70 से 100 सेंटीमीटर होती है, और आर्द्र के लिए जो होती है ना वो 100 से होती है 200 सेंटीमीटर। जो पहली विशेषता है ये शुष्क पर्णपाती वन के लिए, तो ये हमारा सही हो जाएगा। वार्षिक तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों के लिए समान होती है। आपेक्षिक आर्द्रता कितनी होती है? 63 से 77 के मध्य, तीसरा भी हमारा सही है। दक्षिण भारत में विस्तृत है, ये भी हमारा सही होगा। ये उत्तर भारत में भी विस्तृत है। और जो आर्द्र पर्णपाती वन है ये है पश्चिमी घाट में भी पाया जाता है, और हिमालय के क्षेत्र में भी पाया जाता है, और मेघालय के क्षेत्र में भी पाया जाता है। जबकि ये जो शुष्क पर्णपाती वन है ये उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है, और ये जो दक्षिण भारत का पठारी भाग है यहाँ पाया जाता है। तो इस तरह हमारा क्या होगा, ये जो चारों विशेषताएं ना ये शुष्क पर्णपाती वन की हैं, तो हमारा चारों सही है। तो हमारा विकल्प कौन सा बन जाएगा? हमारा विकल्प बन जाएगा डी। अगला प्रश्न देखेंगे वो लोग। अगला प्रश्न दिया गया है कि लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध बैलाडीला खान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो दिया गया है जो बैलाडीला खान है उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? जो बैलाडीला खान है ना वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। और उड़ीसा में कौन कौन से खान है लौह अयस्क के लिए? तो हैं मयूरभंज, इसको हम लोग देख लेते हैं। मयूरभंज है, केओझर खान है लौह अयस्क के लिए। मध्य प्रदेश में कौन कौन से खान हैं लौह अयस्क की? लौह अयस्क के लिए हैं बालाघाट और झाबुआ खान है। कर्नाटक में आप सभी लोग जानते हैं बेल्लारी है, चित्रदुर्ग है, शिमोगा है, चिकमंगलुरु है। तो इस तरह हमारा विकल्प सी बन रहा है। अगला प्रश्न देखें हम लोग। सेनोजोइक महाकल्प के निम्नलिखित में से किस काल में बृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई? तो इसमें दिया गया है इयोसीन काल, ओलिगोसीन काल, मायोसीन काल, प्लायोसीन काल। तो इसमें देखा जाए तो सेनोजोइक महाकल्प ना जो ओलिगोसीन है, इसी काल में महान हिमालय जो बृहद हिमालय है उसकी उत्पत्ति होती। इसमें जैसे ओलिगोसीन काल है ना, इसमें बिल्ली, कुत्ता, भालू इनकी भी उत्पत्ति हुई थी। बिल्ली, कुत्ता, भालू। इयोसीन काल में जो प्राचीन बंदर हैं, गिब्बन है, हाथी, घोड़ा, गैंडा, सुअर की उत्पत्ति हुई थी। मायोसीन काल में हिमालय एक और हिमालय का निर्माण हुआ था, आप जान लीजिए इसको। मायोसीन में लघु हिमालय का निर्माण हुआ था। इसके बाद आता है प्लायोसीन में शिवालिक की उत्पत्ति हुई थी। शिवालिक की उत्पत्ति प्लस उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण हुआ था। ये हो जाता, तो हमारा विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि स्थानांतरित कृषि दिया गया है एक तरफ और दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। तो इसको हमें देखना है कि कौन कौन से सुमेलित हैं। तो इसमें देखा जाए ना जो पूनम कहाँ है? पूनम जो स्थानांतरित कृषि है ना ये केरल राज्य की है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। दूसरा है बिवार मध्य प्रदेश की है। और बीरा
बीरा जो है गुजरात की नहीं है, बीरा जो है मध्य प्रदेश की है। तीसरा हमारा जो सी विकल्प नहीं सही है। पोडू पोडू उड़ीसा का है। तो इससे हमारा क्या बन रहा है, हमारा 1 2 4 सही है, तो हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे बोलो, दिए गए है कि दिफू दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। दिफू दर्रा, तो इसमें दिया गया मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो देखिए इसमें कौन सही हो जाएगा। जो दिफू दर्रा है ना, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो इस तरह हमारा विकल्प सी बन रहा है। अगला प्रश्न देखें हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया है कि ज्वारीय वनों के क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेश को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो जो ज्वारीय वन के जो क्षेत्रफल के आधार पर जो है ना, इनको अवरोही क्रम में दिखाना है। हमें दिखाना है कि पहले सबसे ज़्यादा ज्वारीय वन कहाँ है। तो दिए गए हैं गुजरात, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश दिए गया। तो बताइए। तो इसमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है ना ज्वारीय वन का, वो है पश्चिम बंगाल में, पहले नंबर हमारा जो हो जाएगा। और दूसरे नंबर का कौन है, गुजरात है। तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार है। चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। तुम्हारा क्या बन रहा है इसमें, तुम्हारा बन रहा है 2 1 3 4 बन रहा है, तुम्हारा विकल्प ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला का भाग है। माउंट एवरेस्ट दिया गया ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। तो माउंट एवरेस्ट जो है ना, वो बृहद हिमालय का भाग है, तो विकल्प हमारा 20 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से जल प्रपात कावेरी नदी पर अवस्थित है। तो इसमें दिया गया है कुंचिकल, होगेनाकल, धुआंधार, शिव समुद्रम। तो बताइए। तो इसमें कावेरी नदी पर जो है ना, होगेनाकल है, शिव समुद्रम है, तो 2 और 4 हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह हमारा विकल्प बी सही है। कुंचिकल कहाँ है, कुंचिकल जो है ये कर्नाटक में है। किस नदी पे है, बाराही नदी पर। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात है। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 455 मीटर। धुआंधार कहाँ है, धुआंधार है जबलपुर में है। किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। तो विकल्प हमारा कौन सही हो रहा है, हमारा विकल्प सही हो रहा है बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस झील में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है। केबुल लामजाओ दिया गया है लोनार झील, बेम्बनाथ झील, लोकटक झील, अष्टमुदी झील। तो केबुल लामजाओ जो है ना राष्ट्रीय पार्क है, ये लोकटक झील में। लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में है। ये हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में, तो पहला दिया गया है इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। इसमें क्या है ना, मानसूनी, इनके लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा आवश्यक है। ये पश्चिमी घाट एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विस्तृत है। रोजवुड और महोगनी इन वनों की मुख्य प्रजातियां हैं। बताइए। तो इसमें देखा जाए जो हमारा कथन सही नहीं है ना, ये हमारा ये इन्हें मानसूनी वन नहीं कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहा जाता है। एक मिनट, इन्हें कहा जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन कहा जाता है। और मानसूनी वन किसको कहा जाता है, मानसूनी वन कहा जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसूनी वन कहा जाता है। तो हमारा पहला कथन गलत है, तो इस तरह हमें गलत कथन बताना था, हमारा विकल्प यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे लोग। एक तरफ दिया गया जनजाति, दूसरी तरफ दिया गया राज्य केंद्र शासित प्रदेश। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा सुमेलित है। तो आदि दिया गया है। आदि कहाँ की जनजाति है, आदि जो है ना ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की नहीं जनजाति है, ये है अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। इरुला कहाँ की है, केरल की है। लेप्चा कहाँ की है, सिक्किम की है। टोडा कहाँ है, तमिलनाडु की है। ये नीलगिरी क्षेत्र में पाए जाते हैं टोडा।
इस तरह हमारा 2 3 4 सही है, तो हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी की सहायक नदी नहीं है। इसमें दिया गया है कावेरी की सहायक नदी नहीं है, दिए गए काबिनी, भवानी, घाटप्रभा, अमरावती। देखिए इसमें से, तो इसमें देखा जाए ना, काबिनी है, भवानी है, अमरावती है, तो घाटप्रभा नहीं है। तो घाटप्रभा किसकी सहायक नदी है? घाटप्रभा जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है ना। इस तरह हमारा विकल्प सी सही है। अगला देखें हम लोग, दिया गया है कि प्रसिद्ध श्वासवर्धक स्थल कोडाईकनाल निम्नलिखित में से किस पहाड़ी में अवस्थित है। कोडाईकनाल दिए गया पालनी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, कार्डामम पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी। तो देखिए, तो कोडाईकनाल जो है ना ये पालनी पहाड़ी में। पालनी पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु है। ये हो जाएगा हमारा, तो विकल्प हमारा ऐसा ही है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से कारक मानसून के निवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। तो मानसून के निवर्तन के लिए जो कारक है ना वो दिया गया है। तो पहले दिया गया कि निम्न वायुदाब की द्रोणिका दक्षिण की ओर खिसकाओ। ये तो हमारा सही है ना। जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो उसी के साथ साथ जो हमारा निम्न वायुदाब का केंद्र है वो भी दक्षिण की ओर खिसक जाता है। तो उत्तर भारत में क्या होता है ना, उच्च वायुदाब बन जाता है। जब उच्च वायुदाब बन जाता है तो वहाँ पर जैसे मानसून वहाँ से लौट जाता है। तो पहला कथन हमारा सही है। दूसरा दिया गया है कि जेट स्ट्रीम का पुनः अपने स्थान पर लौटना। जेट स्ट्रीम जो चलती है उधर से पश्चिम से आती है, तो वो भी क्या करती है कि हिमालय के उस तरफ लौट जाती है। तो ये भी हमारा कथन सही है। दूसरा, संपूर्ण भारत में तापमान का कम होना, ये भी हमारा कथन सही है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो हमारे 1 2 3 तीनों कथन सही, तो हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिया गया कि पोचमपाद परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है। पोचमपाद परियोजना दिया गया है गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, पेरियार नदी। तो जो पोचमपाद परियोजना है वो हमारा है गोदावरी नदी पर, और कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ये हो जाएगा। गोदावरी नदी जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, ये भी हमारा फैक्ट है। और अगली नदी जो दी है ये कृष्णा नदी। इस पर एक परियोजना है, लिख लीजिए आप लोग, मेकेदातु परियोजना। मेकेदातु परियोजना। पेरियार नदी, पेरियार नदी बना है इडुक्की बांध। इडुक्की बांध हो जाएगा। तो हमारा एक सेकंड, जो मेकेदातु परियोजना है ना ये कावेरी नदी पे है। मेकेदातु परियोजना कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है? कृष्णा नदी पर है नागार्जुन और अलमाटी बांध। हो जाएगा हमारा। तो विकल्प हमारा कौन सा है? विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा। अगला देते हैं प्रश्न लोग। दिया गया है पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें दिया गया है डाफला पहाड़ियाँ, मिकिर पहाड़ियाँ, बराइल पहाड़ियाँ, लैमाटोल पहाड़ियाँ। तो सबसे उत्तर में कौन सी हमारी पहाड़ी है? सबसे उत्तर में जो हमारी पहाड़ी है वो डाफला पहाड़ी है, तो नंबर पे हो जाएगा। और उसके बाद कौन सी पहाड़ी है? उसके बाद है हमारी मिकिर पहाड़ी, तो मिकिर पहाड़ी 2 नंबर हो जाएगी। उसके बाद है बराइल पहाड़ी, बराइल पहाड़ी हो जाएगी। बराइल पहाड़ी क्या है? बराइल पहाड़ी है असम में, ये पूरी तरह असम में। और इस पर क्या है ना, इसमें जो आर्किन प्रकार की चट्टान पाई जाती हैं। लैमाटोल पहाड़ी क्या है? ये सबसे दक्षिण में है, 4 नंबर पर आ जाएगी। कहाँ है? ये मणिपुर में है। इस तरह हमारा क्या बन रहा है? हमारा 1 2 3 4 बन रहा है, तो हमारा विकल्प ये सही हो जाएगा। अगला पढ़ देखते हैं हम लोग। अगला जो है ये सब करंट अफेयर से हैं जो, और करंट अफेयर बहुत पुराने हैं तो इस समय इनका कोई मतलब नहीं, तो इसको हम लोग स्किप करेंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, ये 50 तक है। तो अगला प्रश्न हम दिया गया है कि इस अपवाह तंत्र में नदियाँ एक स्थान से निकलकर सभी दिशाओं में साइकिल के पहिए की तीलियों की तरह बहती हैं। प्रायः किसी गुंबदाकार क्षेत्र के शीर्ष स्थल से निकलने वाली नदियाँ इस अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं।
पारसनाथ पहाड़ी ढालों से निकलने वाली नदियाँ इस अपवाह तंत्र का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। तो विशेषताएं दी गई हैं अपवाह तंत्र का, जिसमें हमारा बताना है कि कौन से अपवाह तंत्र की विशेषता हैं। और इसमें दिया गया है ध्रुमाकृतिक अपवाह तंत्र, दूसरा दिया गया है समानांतर अपवाह तंत्र, तीसरा दिया गया जालीनुमा अपवाह तंत्र और चौथा दिया गया है कि अरी अपवाह तंत्र। बताइए, तो इसमें देखा जाए ना तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा अरी अपवाह तंत्र। अरी अपवाह तंत्र क्या होता है? अरी अपवाह तंत्र क्या होता है कि जो सहायक नदियाँ होती हैं मुख्य नदियों से लगभग समकोण पर मिलती हैं। ये सही समकोण पर नहीं मिलती। इसमें अरी नदियाँ क्या होता है ना कि ये एक स्थान से निकलती हैं और चारों तरफ जाती हैं ऐसे ऐसे करके, साइकिल के जो पहिए की तीली होती है ना उसी तरह होती है अरी वाली। और ध्रुमाकृति क्या होता है? ध्रुमाकृति में होती है जैसे एक पेड़ है ना, एक पेड़ के आकार पे होती है, जैसे मुख्य नदी होती हैं और जो इसकी सहायक नदी होती हैं इसकी शाखाओं की तरह आकर इससे मिलती हैं ऐसे करके शाखा की तरह। ध्रुमाकृति मतलब पेड़ की आकृति के आकार का। समानांतर अपवाह तंत्र क्या होता है कि जो सहायक नदियाँ होती हैं मुख्य नदी से मिलने से पहले ये काफ़ी दूर तक जो मुख्य नदी के समानांतर बहती हैं। अब जैसे एक हो गई मुख्य नदी हो गई, अब इसकी जो सहायक नदी है ना इसके मिलने से पहले ऐसे से समानांतर बहती हैं, ऐसे इस तरह से बहती हैं, मतलब मिलने से पहले यहाँ कुछ दूर तक समानांतर बहती हैं, ये हो जाएगा। और तीसरा है कि जालीनुमा अपवाह तंत्र। इसमें क्या होता है ना कि जी ऐसे जो प्रकार की नदियाँ होती हैं जैसे पठारी क्षेत्र पर बहती हैं जहाँ पर आसानी से काट छाट नहीं हो सकता है। तो ऐसे जैसे होता है एक नदी ऐसे बह रही है, एक नदी ऐसे बह रही है, एक नदी यहाँ मिल रही है, एक नदी इससे आके मिल रही है, फिर एक नदी यहाँ से आके मिल रही है, एक नदी यहाँ से आके मिल रही है, ऐसे ऐसे करके जालीनुमा अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। तो हमारा कौन सा विकल्प हमारा हो जाएगा? 51 का समय हो जाएगा अरी अपवाह तंत्र, विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश यूक्रेन के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो यूक्रेन के साथ दिए गए मोल्डोवा, पोलैंड, हंगरी, सर्बिया। तो देखा जाए ना कि यूक्रेन के साथ जो है सर्बिया जो है सीमा साझा नहीं करता है। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हंगरी है, यहाँ पर हो जाएगा सर्बिया हो जाएगा। तो क्या है ना यहाँ पर ऐसे रोमानिया आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है पोलैंड आ जाता है। तो यूक्रेन यहाँ पर है तो इसकी सीमा जो है सर्बिया के साथ नहीं मिलती है। तो हमारा विकल्प कौन सा है? हमारा विकल्प डी से हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह युग्म जो है सूर्य की परिक्रमा अन्य ग्रहों के विपरीत से पूर्व से पश्चिम दिशा में करता है? दिए गया है जो ग्रह दिए गए दोनों वो दिए बुध शुक्र दिए गए, बुध एवं अरुण दिए गए, अरुण एवं शनि दिए गए, शुक्र एवं अरुण दिए गए। बताइए, तो इसमें देखा जाए जो इनकी जो गति होती है सूर्य के सापेक्ष वो पूर्व से पश्चिम होती है। तो कौन से ग्रह है? तो ग्रह हमारे हो गए शुक्र हैं और अरुण है। तीसरा हमारा विकल्प डी से हो जाएगा। इनकी गति जो है ना पूर्व से पश्चिम दिशा में होती है। क्या हो जाएगा हमारा विकल्प डी से। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिचक्रवात की विशेषताएं हैं? प्रतिचक्रवात दिए गया केंद्र में न्यूनतम वायुदाब, न्यूनतम दाब नहीं होता है, अधिकतम वायुदाब होता है। केंद्र में जो न्यूनतम वायुदाब होता है ना ये चक्रवात की विशेषताएं हैं। तो पहला कथन जो हमारा गलत हो जाएगा। मार्ग एवं दिशा अनिश्चित होता है, ये तो सही है हमारा, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि एक तरफ से ठंडी हवा आती है, एक तरफ से आती गर्म हवा आती है। इनकी जो दिशा होती है चलने की वो अनिश्चित होता है। और जो चक्रवात में होता है इसमें निम्न वायुदाब होता है। तो इसमें जहाँ जहाँ पर जैसे निम्न वायुदाब का निर्माण होता है वही मतलब इनका रास्ता भी होता है, वो निश्चित होता है। तो दूसरा कथन हमारा सही है। तीसरा दिया गया है तापमान वायु राशियों के स्वभाव तथा आर्द्रता पर निर्भर करता है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। और चौथा दिया गया है चक्रवातों की अपेक्षा अधिक विस्तृत होता है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। चक्रवात जो होते हैं वो छोटे क्षेत्र पर होते हैं और विशेषकर क्या होते हैं ना ये सागर के ऊपर बनते हैं, जबकि प्रतिचक्रवात होते हैं ये जल और स्थल दोनों के ऊपर बनते हैं। तो इनका जो क्षेत्र होता है ना अधिक विस्तृत होता है। तो हमारा 2, 3, 4 सही है, तो हमारा विकल्प डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ दिया गया डेल्टा और
दूसरी तरफ दिए गए उनके प्रकार या फिर स्वरूप दिए गए हैं। तो इसमें जो दिया गया है कि सुमिलित नील नदी का डेल्टा, नील नदी डेल्टा जो है ना वो चापाकार डेल्टा है। तो ये इसमें क्या होता है ना, इसमें जो चापाकार डेल्टा है यो इसका जो निर्माण होता है ना बड़े कणों वाले पदार्थों से होता है। तो चापाकार के और भी उदाहरण है, जैसे और भी नदी है, जैसे गंगा नदी हो गई, राइन नदी का डेल्टा हो गया, तो ये सब हो गया। मिसिसिपी डेल्टा दिया गया है। जो मिसिसिपी डेल्टा है ना वो पंजाकार होता है, ये हमारा सुमेलित है। पंजाकार में क्या होता है, जैसे ये बारीक कणों से मतलब इनका निर्माण होता है। नदी का वेग क्या होता है ना, कुछ अधिक होना चाहिए। जब अधिक होता है तो ये सागर के अंदर तक जो मलबे होते हैं उनके छोटे छोटे कण होते हैं उसको बहा कर ले जाते हैं। जब उसको बहा कर ले जाते हैं तो पंजे के आकार का डेल्टा बनता है। तो ये हो गया हमारा, ये भी हमारा सुमेलित है। विश्रुला नदी दिया गया है और आगे दिया गया है कि प्रत्यक्ष डेल्टा। तो ये हो गया हमारा जो प्रत्यक्ष डेल्टा है ना विश्रुला का नहीं है। इसमें क्या होता है, जैसे प्रत्यक्ष डेल्टा का जब पहले डेल्टा को छोड़कर जो नदी होती है ना अन्यत्र डेल्टा का निर्माण करती है तो उसको प्रत्यक्ष डेल्टा कहते हैं। और प्रत्यक्ष डेल्टा के क्या उदाहरण है, इसका उदाहरण है वांगो नदी, वांगो नदी हो जाएगी। और चौथा दिया गया है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा ज्वार नदमुखी नहीं, ज्वार नदमुखी नहीं होता है। ज्वार नदमुखी तो ज़्यादातर कहाँ बनाती हैं, अरब सागर की नदी बनाती है ना। अरब सागर की नदी ये तो कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये भी हमारा सुमेलित नहीं, 3 और 4 नहीं सुमेलित हैं, केवल हमारा 1-2 सुमेलित है। तो हमारा विकल्प ये सही हो जाएगा। तो अगला देखते हैं प्रोस। अगला दिए गए एक तरफ एक दिए गए कथन और दूसरा दिए कारण। कथन दिए गए पृथ्वी पर सूर्य के आकर्षण बल का प्रभाव चंद्रमा की अपेक्षा अधिक होता है और दूसरा दिए गए सूर्य का आकर्षण बल चंद्रमा की अपेक्षा बहुत अधिक है। तो इसमें समय बताना है कि कथन और कारण में से क्या सही है। तो इसमें देखा जाए ना क्या सही है, दिया गया है पृथ्वी पर सूर्य के आकर्षण बल का प्रभाव चंद्रमा की अपेक्षा अधिक होता है। ये हमारा गलत है। जो आकर्षण बल है ना वो चंद्रमा ज़्यादा पड़ता है, तो कथन हमारा गलत है। दूसरा दिया कि सूर्य का आकर्षण बल चंद्रमा की अपेक्षा बहुत अधिक है, ये तो हमारा सही है। अधिक तो है लेकिन दूर की वजह से जो आकर्षण बल है ना वो चंद्रमा का ज़्यादा लगता है। तो कथन तो गलत है लेकिन कारण सही है। तुम्हारा क्या हो जाएगा, हमारा विकल्प डी से हो जाएगा। ये गलत है यार, सही है। अगला देखते हैं हम लोग। दिए गए भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमध्य सागरीय जलवायु के विषय में दिए गए हैं। तो इसमें दिए गए हैं पहला कथन जो है यह महाद्वीपों के पूर्वी समुद्र तटीय प्रदेशों में विस्तृत होती है। और दूसरा दिया गया इसमें अधिकांश वर्षा शीत ऋतु में होती है। तीसरा दिया गया इसके क्षेत्र जो है शीतकाल में चक्रवाती निम्न वायुद्वार कटिबंध के प्रभाव में आ जाते हैं। तो बताइए इसमें से हमारा कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखा जाए ना महाद्वीपों के पूर्वी नहीं भैया, ये पश्चिमी तट पे होते हैं। तो पहला कथन हमारा गलत हो जाए। और दूसरा कथन जो है इसमें अधिकांश वर्षा ये हमारा सही है। तीसरा दिया गया है कि यहाँ पर शीतकाल में चक्रवाती निम्न वायु कटबंध के प्रभाव में आ जाते हैं, भी हमारा सही है। तो हमारा 2 और 3 सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा विकल्प भी सही है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा दिया गया है। तो दिया गया फ्लोरिडा जलधारा, गिनी धारा, कनारी धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा। तो इसमें से कौन सी हमारी ठंडी जलधारा है। तो इसमें देखा जाए फ्लोरिडा धारा है, ये हमारी ठंडी जलधारा है। नहीं एक सेकंड, कनारी जो धारा है हमारी ये ठंडी जलधारा है। तो कनारी धारा कहाँ बनती है, बात ये जैसे हमारा ये अटलांटिक महासागर हो गया, ये तो यहाँ बहती है, जैसे विषुवत रेखा हो गया। तो कनारी जलधारा जो है ना ये उत्तर में जो है उत्तरी ध्रुव से आती है। ये कनारी जलधारा ये आती है पश्चिमी यूरोपीय तट के साथ साथ बहती है। ये कनारी जलधारा ये जो उत्तरी ध्रुव से आती है तो वहाँ से ये ठंडी जलधारा का निर्माण होता है। तो इसी को कहा जाता है कनारी धारा। तो हमारा विकल्प सी से हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि सारगैसो सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सारगैसो सागर के संदर्भ में दिया गया है
तो दिए गया है कि यह पछुआ तथा व्यापारिक वनों के संक्रमण मंडल के मध्य स्थित है। पछुआ तथा व्यापारिक वनों। दूसरा दिया गया है कि यह अटलांटिक महासागर की तुलना में न्यूनतम लवणता पाई जाती है। तो बताइए इसमें हमारा कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखा जाए तो पछुआ तथा व्यापारिक वनों के संक्रमण के मध्य पाया जाता है, ये तो हमारा पहला कथन सही है। दूसरा जो दिया है अटलांटिक महासागर की न्यूनतम लवणता नहीं पाई जाती है, अधिकतम लवणता यहाँ पाई जाती है ना। तो हमारा कथन जो है दूसरा गलत है, कि इसमें हमारा विकल्प ऐसा हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, वाष्पीकरण अधिक होता है। तीसरा हमारा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। दिए गए चिम्बाराजो ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? चिम्बाराजो ज्वालामुखी दिए गए मैक्सिको, इक्वाडोर, आइसलैंड, फिलीपींस। तो चिम्बाराजो है ना ये इक्वाडोर में स्थित है। तो इस तरह क्या हो जाएगा, हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। मैक्सिको में कौन सा है ज्वालामुखी? मैक्सिको में है पापोकाटेपेटल ज्वालामुखी है। आइसलैंड में कौन सा है? आइसलैंड में है हेक्ला ज्वालामुखी। और फिलीपींस में कौन सा है? फिलीपींस में मेयोन। इस तरह हमारा विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न में है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक में दिया गया है पर्वत श्रेणी दिया गया है, दूसरे में दिया गया है सर्वोच्च चोटी। तो इसमें देखा जाए तो आल्पस कहाँ का है? आल्पस जो है ना, आल्पस पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है वो है माउंट ब्लैंक। तो हमारा ये सही हो जाएगा। इंडीज का है एकांकागु हो जाएगा। एटलस पर्वत का जो है सर्वोच्च चोटी माउंट टुक्कल है, तो माउंट टुक्कल हो जाएगा। काकेशस पर्वत का जो श्रेणी है उच्चतम श्रेणी है एल्ब्रुस श्रेणी। तो हमारा ये हो जाएगा। हमारा विकल्प बन रहा है 1 2 4 3। तो विकल्प हमारा ये दिया गया सीम दिया गया, तो हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गिरिपात पठार है? गिरिपथ पठार कौन से होते हैं? जैसे ये हमारा ये पर्वत होगा ना, तो इसी पैर पे होता है, इसी को कहा जाता है गिरिपात, यानी कि इसके पैर के पास जो पठार होता है जस्ट इसके नीचे होता है। तो हमारे दिए गए कोलंबिया पठार, पैटागोनिया पठार, बोलिविया पठार। बताइए इसमें देखा जाए हमारा जो पैटागोनिया पठार है ना यही होता है। ये कहाँ है? ये है यूएसए में स्थित है। तो विकल्प हमारा 2 सही होगा। कोलंबिया पठार किसका उदाहरण? ये है अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। अंतर पर्वतीय मतलब होता है कि 2 पहाड़ों के बीच में जो होता है पठार, उसको कहते हैं अंतर पर्वतीय पठार। बोलिविया पठार कौन सा है? बोलिविया पठार जो है ना ये ज्वालामुखी पठार का उदाहरण है, ज्वालामुखी से निर्मित है, ज्वालामुखी पठार का उदाहरण है। इस तरह हमारा क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया है कि अरल सागर निम्न में से किन देशों की सीमा निर्धारित करता है? अरल सागर तो अरल सागर जो है ना, जैसे इधर कजाकिस्तान देश है, तो यहाँ पर उज्बेकिस्तान है, तो इसी सीमा पर अरल सागर स्थित है। इस तरह में क्या होगा? हमारा विकल्प भी सही हो जाए ना, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा को निर्धारित करता है। और क्या करता है? अब ये सूख चुका है लगभग, इसका 10% ही बचा है। 10% कहाँ बचा है? क्योंकि यहाँ पर जैसे क्या है ना, मछलियों के इसमें जो है प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ पर जैसे सूखा भी पड़ा है कई बार, और यहाँ का जो पानी है ना क्या है वहाँ पर जैसे बारिश कम होती है, तो इसके पानी की जैसे प्रयोग करने के लिए इसको पानी को मोड़कर कई जैसे नहरों का वो कर दिया गया है, निर्माण कर दिया गया है। तो इसमें से जो पानी है ना उसका उपयोग कर लिया गया है। तो इस तरह क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे लोग। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमानी निर्मित स्थल रूप नहीं है? हिमानी निर्मित स्थल रूप नहीं दिया गया है ड्रमलिन, नूनाटक, भेड़शिला, लोयस। तो जो हिम से निर्मित होते हैं उनमें क्या होता है? ड्रमलिन भी होता है, नूनाटक भी होता है, भेड़शिला भी होता है। तो इसमें जो हमारा लोयस है ना, लोयस जो है ये पवन द्वारा बनता है ना, तो
विकल्प हमारा क्या बन जाएगा, हमारा विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे लोग। अगला प्रश्न है पछुआ पवनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दिए गए पछुआ पवनों के संदर्भ में दिए गए ये उपोष्ण उच्च दाब से उपध्रुवी निम्न वायुदाब के क्षेत्र में प्रभावित होती है, तो ये हमारा सही हो जाएगा पहला कथन। और दूसरा दिए गए उत्तरी गोलार्ध में ये पवनें दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में बहती हैं, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। और तीसरा दिए गया है यह दक्षिणी गोलार्ध में अधिक नियमित एवं प्रबल होती हैं, तो ये भी हमारा सही हो गया। ये प्रबल कहाँ होती हैं दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है ना, वहाँ पर जो स्थल की मतलब अभाव है, वहाँ पर मतलब पूरा खाली खाली रहता है, तो वहाँ पर ये ज़्यादा तेज मतलब ये बहती है। तो हमारा क्या हमारा 1 2 3 सही है, तो हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे लोग। अगला प्रश्न है विक्टोरिया जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है। दिए गया है ऑरेंज नदी, जाम्बेजी नदी, नाइजर नदी, नील नदी, बताइए। तो इसमें देखा जाए जो विक्टोरिया जलप्रपात है ना वो जाम्बेजी नदी पर है। जाम्बेजी नदी कहाँ है, ये है जिम्बाब्वे में। एक जाम्बेजी कहाँ पे है, जाम्बेजी नदी जो है ये अफ्रीका के पूर्व में बहती है, ये हो जाएगा हमारा। और ऑरेंज नदी जो है बहती कहाँ है, ये दक्षिण अफ्रीका में बहती है, ये हो जाएगा। नाइजर नदी जो है ये अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, और कहाँ गिरती है, ये गुआना की खाड़ी में गिरती है ना। नील नदी क्या है, नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी यह भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलती है, उत्तर पूर्वी अफ्रीका से होते हुए उत्तर की ओर बहती है, भूमध्य सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है, भूमध्य सागर में। इसका जो बेसिन है मतलब इसका बहाव है, इसकी जो सहायक नदी कहाँ कहाँ बहती है, जैसे तंजानिया में है, बुरुंडी में बहती है, रवांडा, कांगो में होते हुए ये मिस्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। तो इस तरह क्या हो जाएगा, इस तरह हमारा विकल्प बी बन रहा है ना, जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी जो बहती है ये जिम्बाब्वे और जाम्बेजी से मतलब होकर बहती है। तो अगला प्रश्न देखेंगे लोग। अगला प्रश्न है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विषय में है। तो पहला कथन दिया गया इन चक्रवातों के केंद्र में वायुदाब अत्यधिक कम होता है, ये पहला कथन हमारा दिया गया है। और दूसरा दिया गया है कि सागरों की अपेक्षा स्थलों पर इनकी गति तीव्र होती है, ये हमारा गलत है। सागरों के स्थलों पर नहीं, इनकी सागरों पर ही इनकी जो गति है तो तीव्र होती है। और तीसरा ये वर्ष में एक निश्चित समय पर प्रकट होते हैं, भी हमारा सही है। पहला और तीसरा हमारा सही हो जाएगा, हमारा विकल्प ये सही है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है ओट्रेंटो जलसंधि निम्न में से किन सागरों को जोड़ती है। दिए गए काला सागर एवं मरमरा सागर एवं एजियन सागर, जावा सागर एवं सेलिबी सागर, एड्रियाटिक सागर एवं आयोनियन सागर, बताइए। ओट्रेंटो जलसंधि जो है, ओट्रेंटो जलसंधि जो है ना आयोनियन सागर को एड्रियाटिक सागर से जोड़ती है। और क्या करती है, ये इस्तांबुल को, तुर्की का जो भाग यूरोप में है यानी कि इस्तांबुल को, और शेष तुर्की जो एशिया में उसको अलग करती है, ये हो जाएगा हमारा। काला सागर एवं मरमरा सागर को कौन जोड़ता है, काला सागर एवं मरमरा सागर को जोड़ती है बॉस्फोरस जलसंधि, ये हो जाएगा। मरमरा सागर और एजियन सागर को ये जोड़ती है डेनिलीज जलसंधि होती है। और जावा सागर एवं सेलिबीज को कौन जोड़ता है, ये जोड़ती है मस्सार जलसंधि होती है। ये हमारा विकल्प हमारा कौन सही है, हमारा विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न देखें हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी गर्त अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। अटलांटिक महासागर में कौन सी गर्त है, दिए गए मिंटनाओ गर्त, डायमंटीना गर्त, आइलूसियन गर्त, प्यूर्टो रिको गर्त। तो इसमें देखा जाए तो प्यूर्टो रिको जो गर्त है ना ये अटलांटिक महासागर में स्थित है, हमारा विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे लोग। दिए गए ब्राज़ील में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें दिए गए हैं मिल्पा,
इचाली कोन को रोका। तो ब्राज़ील में जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसका नाम है रोका। तो ये हमारा कौन सा विकल्प हो जाएगा? हमारा विकल्प डी सही है। मिल्पा कहाँ खेती है? मिल्पा कहाँ है? मैक्सिको की स्थानांतरित खेती। और इचाली कहाँ की है? इचाली है ये हमें लग रहा है ये दक्षिण एशिया की है। कोनको कहाँ की है? कोनको वेनेजुएला की है। ये हो जाए हमारा। तुम्हारा क्या है? हमारा विकल्प जो है डी सही है। और दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ जो है ना, इसका जो मेन क्षेत्र है वो है ग्वाडलूप। तो हमारा विकल्प डी सही। अगला प्रश्न देखिए बोलो। अगला प्रश्न दिया गया है करेवा संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? करेवा संरचना का संबंध दिया गया यह हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हिमालय की विशेषता। ये तुम्हारा गलत है ना, ये पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। और दूसरा दिया गया इसका निर्माण झीलों में एकत्रित हुए निक्षेपों और स्वादिष्ट होता है। मेरी मार सही है। तीसरा दिया यह जापान की कृषि के लिए विख्यात है। हमारा सही है। तुम्हारा 2 और 3 सही। तुम्हारा विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन भूण भूमि के संदर्भ में सही है? तो दिया गया है कि भूण भूमि के संदर्भ में दिया गया है यह गंगा और रामगंगा नदियों के प्रवाह क्षेत्र में पाई जाती है। ये तुम्हारा गलत हो गया। इसमें बताना में कौन सा सही है? 1 मिनट। यह गंगा और रामगंगा नदियों के प्रवाह क्षेत्र पाई जाती है। हमारा सही है। इसमें सिंचाई के कम नहीं भैया, ये तो उपजाऊ मिट्टी नहीं है ना, तो इसमें अधिक वर्षा चाहिए, यहाँ पर अधिक सिंचाई होती है। और दूसरा कम अनावरण के कारण मिट्टी मुलायम होती है। मिट्टी मुलायम नहीं होती है, मिट्टी भैया ककड़ीली पथरीली होती है। ककड़ीली इसमें बालू का अंश कम पाया जाता है। नहीं, बालू का अंश इसमें ज़्यादा पाया जाता है। इसमें जो हमारा सही है, हमारा ये सही है। अगला प्रश्न देखेंगे लोग। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया गया संस्थान दिया गया है, दूसरी तरफ नगर दिए गए। पहला दिया गया भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। केंद्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान, ये बादम नहीं भैया, ये तो झांसी में है। ये हमारा बी सुमेलित नहीं है। तुम्हारा विकल्प बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे लोग। अगला ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक शीत ऋतु के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? शीत ऋतु में जो तमिलनाडु में वर्षा होती है उसके उत्तरदायी कारक बताना हमें। तो पहला दिए गए शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, स्थानीय वायु परिसंचरण। तो इसमें जो उत्तरदायी कारक है ना हमारे हैं उत्तर पूर्वी मानसून। ये हमारा जो दक्षिण भारत है ना, ये बंगाल खाड़ी हो गया, ये अरब सागर हो गया। जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो यहाँ पर निम्न वायुदाब इधर बनने लगता है। तो हवाएं जो होती है ना उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ से बहती हैं, जो व्यापारी पवनें हो गई हमारी। तो यहाँ क्या करती है कि ये तमिलनाडु से टकराती हैं, पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो हमारा विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न देखो लोग। कथन कारण दिया गया है। तो कथन में दिए गए कुल्लू घाटी में शीतकाल में अत्यधिक हिमपात होता है। कारण दिए गए शीतकाल में कुल्लू घाटी में पश्चिमी विक्षोभ से आर्द्रताधारी पवन आती है। तो बताइए इसमें क्या सही है? इसमें देखा हमारा कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कथन जो है कथन की व्याख्या कर रहा है। तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिए गए कि बृहद हिमालय निम्नलिखित में से किसके द्वारा लघु हिमालय से अलग होता है? बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो जोन बना है वो कौन सा जोन है? इसमें दिए गए पहला दिए इंडो सांको सचर जोन, मेन सेंट्रल थर्स्ट, ये हमारा सही हो जाएगा। और मेन बाउंड्री फॉल्ट कौन है? जैसे ये हमारा बृहद हिमालय हो गया, ये लघु हिमालय, ये शिवालिक हो गया। ये जो है ना ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, ये वाला जो रेखा है, और दूसरी रेखा है मेन बाउंड्री फॉल्ट है। और शिवालिक से लेकर जो मैदान के बीच में ना वो है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। तो हमारा विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें देखा जाए ना दिया गया है कि धौलागिरी, नंदा देवी, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा। इसमें सबसे उत्तर में कौन सी दी है? सबसे उत्तर में है इसमें नंदा देवी है। दूसरे स्थान पे है
धौलागिरी हो जाएगा। तीसरे स्थान पर है अन्नपूर्णा, चौथे स्थान पर हमारा कंचनजंगा। तीसरा हमारा क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारा 2 1 3 4 बन रहा है। तो 2 1 3 4 किस में हमारा इसमें हो जाएगा बी विकल्प हमारा सही है। तो अगला प्रश्न देखेंगे लोग। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सर्वाधिक कोयला भंडार निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। कोयला भंडार तो दिए गए धारवाड़ चट्टानें, कुड़प्पा चट्टानें, गोंडवाना चट्टानें, दक्कन ट्रैप। तो इसमें देखा जाए जो धारवाड़ चट्टानें, धारवाड़ चट्टान में क्या पाया जाता है ना, इसमें जैसे खनिज तत्व ज़्यादा पाए जाते हैं। और कुड़प्पा चट्टाने में भी पाया जाता है। कुड़प्पा चट्टान जो है ना, इसमें क्या होता है, जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। इसमें होता है जैसे बालू का पत्थर पाया जाता है, क्वार्टजाइट पाया जाता है, स्लेट पाया जाता है, संगमरमर पाया जाता है। और जो कोयला भंडार सर्वाधिक है ना, वो गोंडवाना चट्टान में। ये पूरे भारत का 90% कोयला यहीं पर पाया जाता है। ये हो जाएगा हमारा दक्कन ट्रैप जो है ना, ये लावा से निर्मित है। यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, जो कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। काली मिट्टी पाई जाती है, ये आग्नेय चट्टान से बनाते हैं। इस तरह में क्या हो जाए, हमारा विकल्प बी सी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। एक तरफ दर्रा दिए गए हैं, एक तरफ राज्य दिए गए हैं। इसमें देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है हमारा। देवसा दर्रा कहाँ है, देवसा दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। मंगसाधुरा दर्रा है उत्तराखंड में हमारा है। जेलेपला दर्रा सिक्किम में है। पांगसार दर्रा ये वहाँ नहीं है, मणिपुर में नहीं। पांगसार दर्रा कहाँ है हमारा, पांगसार दर्रा तो है ये अरुणाचल प्रदेश में। इस तरह हमारा विकल्प डी सुमेलित नहीं है। अलापन देखेंगे लोग। अलापन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को 16 वन कहा जाता है। 16 वन दिए गए पूर्वी हिमालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय के गिरिपथ, दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र। बताइए, इसमें देखा जाए जो 16 वन है ना, ये पाए जाते हैं कि दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र में जो पाए जाते हैं वन पाए जाते हैं, उन्हीं को 16 वन कहा जाता है। और कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं केरल में, कर्नाटक, तमिलनाडु जो राज्यों में फैले जो उच्च ऊंचाई पर स्थित जो खास के मैदान से घिरे हुए जो वन हैं, उन्हीं को 16 वन कहा जाता है। तो विकल्प हमारा डी सही है। अगला देखते हैं हम। दिए गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक मृदा अपरदन में सहायक हैं। मृदा अपरदन सहायक दिया गया है कि निर्वनीकरण, पशुचारण, स्थानांतरित कृषि, अवैधानिक खनन। तो इसमें देखा जाए तो चारों कथन जो कारण हैं वो सही हैं मृदा अपरदन के संदर्भ में। तो हमारा विकल्प डी से हो जाएगा ना, 1 2 3 4। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम स्थल है। दिया गया है देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग। तो मंदाकिनी और अलकनंदा का जो संगम होता है ना, ये होता है रुद्रप्रयाग में। तो हमारा विकल्प सी सही है। देवप्रयाग क्या होता है, देवप्रयाग में मिलती हैं अलकनंदा मिलती हैं और भागीरथी मिलती हैं। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा के साथ साथ कौन सी मिलती हैं, धौली गंगा मिलती है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा प्लस कौन सी मिलती हैं, पिंडार नदी। तुम्हारा विकल्प सी सही है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत में स्थित प्रमुख लौह अयस्क खनन क्षेत्र हैं। इसमें दिए गए लौह अयस्क खनन क्षेत्र डली राजहरा, कुद्रेमुख, बादाम पहाड़ी, मूसाबानी। बताइए। तो पहली बात हम लोग देखना है कि मूसाबानी जो है ये खनन जो है ना, ये तांबे के लिए है, इसको आप लोग जानते हैं। तो हमारा जो 4 है ये भी कथन नहीं होगा, ये भी नहीं होता। हमें बताना 1 2 या 1 2 3। बताइए। तो इसमें देखा जाए ना तो डली राजहरा, कुद्रेमुख, बादाम पहाड़ी जो है, ये तीनों जो खनन है, ये खान है, ये लौह अयस्क खान से संबंधित है। तो हमारा 1 2 3 सही है। तुम्हारा विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कयाल स्थलाकृति निम्नलिखित में से किस तट की विशेषता है। तो इसमें दिया गया है कोरोमंडल तट, कोंकण तट, मालाबार तट, उत्तरी सरकार तट।
तो इसमें देखा जाए ना, कैल स्थलाकृति है, ये मालाबार तट की विशेषता है। और मालाबार तट कहाँ है? ये केरल में पाया जाता है। देखा जाए तो ये हो जाएगा हमारा, कम से कम ये गोवा से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है। इस तरह हमारा विकल्प सी से भी है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, दिए गए पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिया गया है कि ये भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं, ये भी हमारा सही हो जाएगा। और दूसरा दिया गया है पश्चिमी जेट प्रवाह इनके भारत में प्रवेश में सहायक है, तो ये भी हमारा सही हो गया। पश्चिमी जेट जब ये पश्चिम की तरफ आता है, भारत में प्रवेश करता है, तो उसी के साथ साथ में आता है मानसून विक्षोभ जो होते हैं। और तीसरा दिया गया रात के तापमान में वृद्धि इनके आगमन का पूर्व सूचक है, भी हमारा सही हो जाएगा। हमारा 1 2 3 सही है, हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, दिया गया है कि दक्षिण भारत में स्थित सेनकोट्टा दर्रा निम्नलिखित में से किनके मध्य अवस्थित है। तो दिया गया है नीलगिरी, अन्नामलाई, अन्नामलाई कार्डेमम और नागरकोइल, जवादी और सेवारा। बताइए। इसमें देखा जाए तो सेनकोट्टा दर्रा है ना, वो कार्डेमम और नागरकोइल के मध्य है। नागरकोइल कहाँ है? नागरकोइल है तमिलनाडु में, ये हो जाएगा। तो विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न देखें हम लोग, दिए गए निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र के दाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र के दाएं तट पर दिए गया है बूढ़ी दियांग, सुबानश्री, धनश्री, मानस। बताइए। जिसमें देखा जाए तो बूढ़ी दियांग हैं और धनश्री ये बाएं तट से है ना, तो ये हमारा हट जाएगा। तो हमारा 1 3 जब हट जाएगा तो ये भी कथन, ये भी कथन, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा कौन सा बच रहा है? 2 4 बना तो सुबानश्री और मानस, ये क्या होती है ना, ये दाएं तट की नदी हैं। और दाएं में एक और जैसे कामेंग भी हमारी संकोच नदी है। संकोच नदी आप लोग जानते हैं, जैसे भूटान नेपाल को बाती है। तो इस तरह में क्या बना, हमारा विकल्प बी बन रहा है। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, दिए गया है व्यापारिक पोनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिए गया है कि ये एक निश्चित पथ का अनुसरण करती हैं। दूसरा दिया गया है कि इनसे कर्क रेखा के निकट संवहनी वर्षा होती है। बताइए किसमें हमारा कौन सही हो जाएगा। तो इसमें देखा जाए जो व्यापारिक पोनों के संदर्भ में ये क्या करती हैं कि ये निश्चित पथ का अनुसरण करती है, तो हमारा कथन सही हो गया। और दूसरा दिया गया है कि इनसे कर्क रेखा के निकट नहीं भैया, विषुवत रेखा के निकट। दूसरा कथन हमारा गलत है, तो केवल एक सही हो जाएगा हमारा, तो ये सही है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी लैगून झील नहीं है। दिए गए वेम्बनाड, पुलिकैट, पेरियार, अष्टमुदी। बताइए। तो इसमें देखा जाए जो हमारे पेरियार नदी है वो पेरियार झील है। पेरियार झील ना, ये लैगून झील नहीं है हमारी, ये तो मीठे पानी झील है ना। पेरियार नदी जो है ये मीठे पानी की झील है। तो इस तरह हमारा विकल्प सी से हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है कि एक तरफ दिया गया परियोजना, दूसरी तरफ दिया गया नदी। तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना कहाँ है? तुलबुल परियोजना चिनाब नदी में नहीं, ये झेलम नदी पे है। दुलहसी परियोजना है चिनाब नदी पर। नाथपा झाकरी परियोजना ये सतलज नदी पर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर। इस तरह हमारा जो है ना 3 4 सम्मिलित है, 1 2 नहीं सम्मिलित, हमारा विकल्प बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, अगला जो है ये करंट अफेयर्स है, तो इसको हम लोग स्किप करेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा, दिए गए विशेषता, स्थायी पवन की विशेषता दी गई है, तो हमें विशेषता के बारे में बताना है। तो विशेषता पहले हम लोग देख लेते हैं इसकी विशेषता। दिया गया कि यह गर्म, शुष्क और धूल भरी स्थानीय पवन है जो सहारा के रेगिस्तान से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। और यह भूमध्य सागर को पार करने के बाद इटली और स्पेन को भी प्रभावित करती है। इसे मिस्र में खमसिन, लीबिया में गिबली और ट्यूनीशिया में चिली के नाम से जाना जाता है। इससे होने वाली वर्षा को रक्त वर्षा कहा जाता है। तो उपर्युक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस स्थानीय पवन को संदर्भित करती है। तो हवाएं दी गई हैं, हवाएं दी गई हरमट्टन, सिराको, फान, चिनूक। बताइए। इसमें जो ये विशेषताएं दी गई ना, ये सिराको पवन की विशेषताएं दी गई हैं। तो विकल्प हमारा बी से होगा। हरमट्टन जो है ना, हरमट्टन क्या है? हरमट्टन जो है ये अफ्रीका के पश्चिमी तट पर जो हवा है ये उष्ण तथा आर्द्र हवा है। तो इसमें क्या कहा जाता है कि जो अफ्रीका का
ये पश्चिमी तट है, यहाँ पर इसी कारण जो ना उस ये समुद्र के किनारे वाला भाग होता है, तो यहाँ पर उष्ण तथा आर्द्र मौसम होता है। इसी वजह से यहाँ पर नीरसता एवं आलस बना रहता है। तो जब हार्माटर का आगमन होता है इस पौंड का, तो यहाँ पर मौसम जो शुष्क हो जाता है, सुहावना हो जाता है, स्वास्थ्यप्रद हो जाती है यहाँ। इसीलिए इसको क्या कहते हैं ना, डॉक्टर पौंड भी कहते हैं यहाँ का। ये हो जाएगा हमारा। वो फान क्या है, ये गर्म हवाएं हैं। फान तथा चिनोक ये यूरोप की हवा है, ये चिनोक जो है यूएसए की है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा विकल्प भी सही है। तो अगला प्रश्न देखें बोलो, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से वलित पर्वत हैं। दिया गया यूराल, ब्लैक फॉरेस्ट, एटलस, वासजिस। तो इसमें देखा जाए हमारा यूराल और एटलस जो हैं ये हमारे हैं वलित पर्वत हैं। इसमें क्या हमारा एक और तीन सही है। ब्लैक फॉरेस्ट क्या है हमारा, ब्लैक फॉरेस्ट जो है हमारे ये हैं भ्रंश पर्वत है ना हमारे, ब्लैक फॉरेस्ट और ये सब भ्रंश पर्वत हैं। तो इस तरह में विकल्प हमारा ऐसे ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देते हम लोग, एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ी नुमा खड़े ढाल होते हैं निम्नलिखित में किस नाम से जानी जाती है। दिए गए कैनियन, गार, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी। तो इसमें देखा जाए तो गार जो होते हैं ना ये सीढ़ी नुमा खड़े ढाल वाले होते हैं। तो इस तरह हमारा विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो को उचित रूप से स्पष्ट करता है। एल्बिडो को, तो एल्बिडो इसमें दिया गया है कि पृथ्वी द्वारा प्राप्त सौर विकिरण, ये तुम्हारा गलत हो जाएगा। पृथ्वी द्वारा अवशोषित सौर विकिरण, ये भी हमारा गलत है। पृथ्वी द्वारा परावर्तित सौर विकिरण, ये हमारा सही हो जाएगा। जो पृथ्वी के द्वारा जो हमारा सौर विकिरण लौटा दिया जाता है जो भाग, उसी को कहते हैं एल्बिडो। तो हमारा विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखें हम लोग, कथन और कारण दिए गए हैं। कथन दिए गए हैं कि नदियों के मुहानों के पास प्रवाल कम पाए जाते हैं, और कारण दिए गए कि पूर्ण स्वच्छ जल प्रवाल के लिए हानिकारक होता है। तो इसमें क्या सही है, इसमें देखा जाए ना कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो कारण है कथन की पूर्ण व्याख्या कर रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा विकल्प हमारा ये सही है, ये और दोनों सही हैं, तथा कथन जो है कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, बताइए। दिए गया है कि जाम्बेजी नदी, वाल नदी, लिम्पोपो नदी और नदी। तो मकर रेखा को जो 2 बार काटती है ना वो लिम्पोपो नदी है। जाम्बेजी नदी ये जाम्बिया से निकलती है, जाम्बिया से निकलती है। वाल नदी जो है ये साउथ अफ्रीका में बहती है, साउथ अफ्रीका में बहती है। ये ऑरेंज नदी जो साउथ अफ्रीका में बहती है ना, ऑरेंज नदी की सहायक नदी है। ऑरेंज नदी तो है ही है। तो विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें हम लोग, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदियों के निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूप है। दिए गए जलगर्तिका, नदी विसर्प, जलोढ़ शंकु, संप्राय मैदान। जलोढ़ शंकु क्या होते हैं, जो ये नदियों के निक्षेप द्वारा निर्मित होता है ना, जलोढ़ शंकु होता है। तो ये क्या होता है, जलोढ़ शंकु जो होता है ये प्रमुख प्रवाही जलकृत निक्षेपात्मक स्थल रूप है। यह नदी के पर्वतों से, जब नदी जो होते हैं ना मैदान में जब आती है, मैदान में आती है तो पर्वतीय ढाल पर जो उसके मलबे होते हैं बड़े बड़े, उस शंकु के आकार के मलबे का जमाव होता है। तो जब उनका जमा हो जाता है ना, ये शंकु के आकार के होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है जलोढ़ शंकु। जो विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें हम लोग, एक तरफ दिया गया चक्रवात, दूसरी तरफ दिया गया अवस्थिति। तो इसमें हम बताना है कि हमारा कौन सा सुमेलित है। तो इसमें दी गई बिली जो है ना ये ऑस्ट्रेलिया में चलती है। टाइफू जापान में चलती है, ये सुमेलित है। हरिकेन जो चलती है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलती है ना, ये सुमेलित नहीं है। टाइफून दक्षिणी पूर्व एशिया में चलती है। तो हमारा क्या सुमेलित, हमारा 1 और 2 सुमेलित है। तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न है कि पैटागोनिया का मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है। दिए गया संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, बोत्सवाना, ईरान। तो पैटागोनिया का जो मरुस्थल है ना ये कहाँ का है, ये है अर्जेंटीना का। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये कौन सा मरुस्थल का उदाहरण है, गिरिपाद का।
तो विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा? हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा ना। अगला प्रश्न देखें हम लोग। दिए गया है निम्नलिखित में से कौन से ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित स्थल रूप हैं? तो विकल्प हम लोग देख लेते हैं। विकल्प, हाँ विकल्प दिए 1 2 3 4, 1 3 4, दो, केवल 2 3 4। तो इसमें देखा जाए ना तो हमारा जो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित स्थल रूप हैं बैथोलिथ हैं, डाइक हैं, स्टैक हैं। लाइपीज क्या होता है? लाइपीज जो होता है जैसे जहाँ चूना पत्थर ज़्यादा पाया जाता है वहाँ पर जब बारिश होती है ना, जो चूना पत्थर की चट्टान जो होती है नरम होती है, तो लाइपीज चूना पत्थर को क्या करता है ना, नष्ट कर देता है, जिसमें कई संकीर्ण और गहरी खाइयाँ बन जाती है। जो ऐसी स्थलाकृतियों को लाइपीज कहा जाता है। लाइपीज जो है ना चूना पत्थर से संबंधित है, चूना पत्थर वाली जो स्थलाकृति से संबंधित है। 2 हमारा गलत है, तुम्हारा 1 और 3 4 हो जाएगा। तो हमारा विकल्प कौन सही है? विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत जर्मनी एवं फ्रांस के मध्य सीमा बनाता है? जर्मनी एवं फ्रांस के मध्य सीमा बना दिया गया है पिरेनीज, आल्प्स, जूरा, वासजेस। बताइए। तो इसमें जो वासजेस पर्वत है फ्रांस एवं जर्मनी के मध्य सीमा बनाता है। पिरेनीज पर्वत कहाँ है? पिरेनीज पर्वत जो है ना ये फ्रांस और इसमें स्पेन के मध्य सीमा बनाता है, फ्रांस प्लस स्पेन के मध्य। जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड प्लस फ्रांस के मध्य सीमा बनाता है। आल्प्स पर्वत जो है ना, आल्प्स पर्वत जो है ये उत्तरी जर्मनी, एक सेकंड, उत्तरी जर्मनी भैया ये तो दक्षिणी जर्मनी हो जाएगा ना, दक्षिणी जर्मनी को इटली से अलग करता है। तो इस तरह हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं डेल्टा निर्माण के लिए आवश्यक हैं? तो इसमें दिया गया है कि अवसाद में महीन एवं बारीक कणों की अधिकता, और दूसरा दिया गया मुहाने के निकट नदी का तीव्र वेग, मुहाने पर ज्वार की निर्बल तरंगे। बताइए कि डेल्टा निर्माण की कौन सी आवश्यक कारक हैं इसमें से? तो इसमें देखा जाए अवसाद में महीन एवं बारीक कण नहीं होता है, बड़े आकार के होने चाहिए। और दूसरा दिया गया है मुहाने के निकट नदी का तीव्र वेग होना चाहिए। और तीसरा दिया गया है मुहाने पर ज्वार की निर्बल तरंग नहीं होना चाहिए भैया, निर्बल तरंग नहीं होना चाहिए, निर्बल तरंग नहीं हो जाए। ये हमारा तीसरा गलत हो जाए, 1 और 3 गलत है। तो हमारा कौन सा है? हमारा 1 सेकंड, नहीं नदी का वेग जो है वो कम होना चाहिए। दूसरा हमारा गलत है। मुहाने पर निर्बल होने, जो ज्वारी तरंग होती है ना निर्बल होना चाहिए। निर्बल नहीं होंगी तो जो वहाँ पर जैसे मालूम इकट्ठे होते हैं, अवसाद इकट्ठे होते हैं, उनको बहाकर समुद्र में लेकर वो चले जाएंगे तो डेल्टा का निर्माण नहीं होगा। तो तीसरा हमारा सही है, तो हमारा केवल 3 सही हो जाएगा, विकल्प बी सही है। अगला देखते हैं हम लोग। अगले में दिया गया निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उनकी अवस्थिति के आधार पर उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। दिए गया सतपुड़ा श्रेणी, कैमूर श्रेणी, मैकाल श्रेणी, सतमाला श्रेणी। बताइए। तो इसमें देखा जाए तो सबसे उत्तर हमारी कौन सी है? कैमूर श्रेणी ना, जो बिहार तक फैली हुई है। दूसरे नंबर पर हमारी मैकाल, तीसरे नंबर पर हमारी सतपुड़ा श्रेणी, चौथे नंबर पर है सतमाला। सतमाला तो हमारी ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो हमारा क्या बन रहा है? हमारा बन रहा है 2 3 1 4 बन रहा है। 2 3 1 4 हमारा विकल्प बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिए गया कि यह जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी समुद्री तटीय भागों में 40 से 65 अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्ध में पाई जाती है। और आगे दिया है कि समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली पछुआ पवन इस जलवायु की प्रमुख विशेषता है। यहाँ चक्रवाती निम्न दाब के कारण मौसम वर्ष भर अनिश्चित बना रहता है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर तथा औसत वार्षिक तापमान 10 डिग्री सेल्सियस होता है। बताइए कि किस जलवायु को संदर्भित कर रहा है? तो ये देखा जाए ना, जो ठंड के मौसम में वर्षा भी होती है और ये महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर होती है और 40 से 65। अभी हम इस विशेषता को हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा है भी। तो ये क्या होती है?
ये भूमध्य सागरीय जलवायु थी ना, नहीं ये पश्चिमी यूरोपीय जलवायु है। ये हम लोगों ने अभी देखा पिछले वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया था हम लोगों का कि ये पश्चिमी यूरोपीय जलवायु है, तो इसकी विशेषता क्या होती है। तो यह जलवायु जो होती है ना उत्तर और दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, राकी तथा एंडीज जो है पर्वत श्रेणियों में पाई जाती है। तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, पश्चिमी यूरोपीय जलवायु है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है कश्मीर हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी निम्नलिखित में से किस वलन का परिणाम है। तो इसमें देखा जाए तो पीर पंजाल श्रेणी जो है दिए गए सम्मित वलन, असम्मित वलन, परिवलन, अधिवलन। तो इसमें देखा जाए ना तो पीर पंजाल श्रेणी जो है ये अधिवलन का परिणाम है। अधिवलन क्या होता है, अधिवलन जो होता है इसमें क्या होता है जब वलन की एक भुजा बिल्कुल खड़ी ना रहकर कुछ आगे की ओर निकली हुई रहती है एवं तीव्र ढाल बनाती है, जबकि दूसरी भुजा जो होती है अपेक्षाकृत लंबी होती है, कम झुकी होने के कारण धीमी ढाल बनाती है। तो और इसका निर्माण कब होता है, इसका निर्माण तब होता है जब दबाव शक्ति जो है ना एक दिशा में अधिक तीव्र होती है और दूसरी दिशा में कम तीव्र होती है। तो ये होता है हमारा, तो हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिए गए पठार दिए गए हैं, उनकी अवस्थिति दी गई है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सुमेलित है। ग्रेट बेसिन देखा जाए कहाँ है, ग्रेट बेसिन जो है यूएस में पाया जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ये हमारा सुमेलित है। सी ए पास पाया जाता है मेक्सिको में। अनातोली कहाँ पाया जाता है, अनातोली तो पाया जाता है तुर्की में ना, ये हमारा सुमेलित नहीं है। मेसेटक पठार पाया जाता है स्पेन में, तो हमारा सुमेलित नहीं। हमारा एक और दो सुमेलित है, तो हमारा विकल्प ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिए गए सन्मार्गी पवनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दिया गया है ये महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर वर्षा करती हैं, तो ये हमारा गलत हो गया, पूर्वी किनारे पर वर्षा करती हैं। दूसरा दिया गया है कि इनका अधिकतम विस्तार महासागरों पर होता है, तो हमारा सही हो जाएगा, महासागरों पर इनका विस्तार ज़्यादा होता है, वहीं से नमी मतलब ये प्राप्त करती हैं और महाद्वीपों के पूर्व भाग में वर्षा करती हैं। तीसरा दिया गया इनका सर्वश्रेष्ठ विकास 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य। इनका विकास नहीं भैया, वो होती हैं इनका विकास, ये जो विशेषता दी है ना ये है पशु पवन की विशेषता है। तो हमारा दो सही है, तो हमारा क्या सही हो जाएगा, हमारा विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे लोग। अगला प्रश्न दिया गया है कि द्वितीय भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय, ये केवल ठोस माध्यम में ही गति करती हैं, तो हमारा सही हो जाएगा ना, ये जो द्रव होता है ना उसमें नहीं जा पाती हैं, वहाँ ये लुप्त हो जाती हैं। और दूसरा दिया गया कि ये धरातल पर सबसे पहले पहुँचती है, तो हमारा गलत है ना, ये तो प्राथमिक तरंगें होती हैं। तीसरा दिया कि इनकी विनाश क्षमता सर्वाधिक, इनकी विनाश क्षमता नहीं, जो यल तरंगे होती हैं जिनको लब वेव कहा जाता है वो सर्वाधिक विनाशक होती हैं। तो ये हमारा 2 और 3 गलत है, तो केवल एक सही है, तो हमारा विकल्प ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी को भूकंप के लिए सुलभ बनाती हैं। तो इसमें देखा जाए तो दिया गया है सागर तथा स्थल का मिलन, तो ये तुम्हारा गलत हो जाएगा ना, सागर तथा स्थल नवीन वलित पर्वतों की अवस्थिति ये हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है ना दो प्लेटों का अपसरण हो रहा है, तो वहाँ पर जैसे वलित पर्वतों का निर्माण हो रहा है, तो दूसरा हमारा सही हो जाएगा। तीसरा है कि विनाशी प्लेट सीमाओं का अपसरण, ये तो हो ही रहा है, तो 2 और 3 हमारा सही है, तो विकल्प हमारा बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कथन कारण दिया गया, तो कथन में दिया गया है कि वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है, और कारण दिया गया है कि दीर्घ तरंगदैर्घ्य विकिरण ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो क्या सही है, हमारा कथन और कारण भी सही है, और जो है कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, क्या सही हो जाएगा, हमारा दोनों सही, तो हमारा व्याख्या के विकल्प सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों का, दक्षिण भारत की निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कोट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें कौन सी नदी दिया गया, महानदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, बताइए।
इसमें देखा जाए तो महानदी की लंबाई कितनी है? महानदी की लंबाई कितनी है? महानदी की लंबाई है 900 किलोमीटर लगभग। और छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा के निकट से नहा और इनकी जो सहायक नदी कौन कौन सी है? इनकी सहायक नदी है शिवनाथ है, हसदेव है, ईब नदी है, तेल नदी है। कावेरी नदी की लंबाई कितनी है? कावेरी नदी की लंबाई है 760 किलोमीटर। ये कहाँ से निकलती है? ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है ना। कहाँ से? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। नर्मदा और नर्मदा की लंबाई हो गई 1312 किलोमीटर। ताप्ती नदी की लंबाई हो गई 724 किलोमीटर। तो इसमें हमारा क्या बन रहा है? तो सबसे नंबर एक पा रहा है हमारा 1 2 3 4। तुम्हारा क्या बन रहा है? हमारा 3 1 2 4 बन रहा है, विकल्प बी बन रहा है हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ठीक है, उमियम झील निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? उमियम झील दी है कि मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम। तो देखा जाए ना, उमियम झील जो है मेघालय में स्थित है, तो विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार तो दिए गया, इसकी ढाल प्रवणता पूर्व से पश्चिम की ओर है। पूर्व से पश्चिम नहीं भैया, ये गलत है। इसकी जो ढाल है ना, पश्चिम से पूर्व है, तो ये हमारा कथन गलत हो जाएगा। दूसरा दिए कि सीलांग तथा कार्बी एंगलोंग के पठार इसके विस्तारित भाग है, ये भी तो हमारा सही हो जाएगा। और इनको जो अलग करते हैं वो मालदा गैप के द्वारा ये दोनों अलग होते हैं। और तीसरी दी है, इसके पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी भाग में लाल तथा पीली मिट्टी, लाल तथा पीली मिट्टी नहीं भैया, वो काली मिट्टी है। तो तीसरा में हमारा गलत है, तो केवल 2 सही है, तुम्हारा विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? पंचनद दिए गए सिंधु, रावी, चेनाब, झेलम। तो पंचनद में जो कौन कौन सी हैं? झेलम है, चेनाब है, रावी है, प्यास है, सतलज है। तो सिंधु नदी नहीं शामिल हो, तो विकल्प हमारा ऐसे ही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रयास मृदा संरक्षण में प्रभावी हो सकते हैं? मृदा संरक्षण के दिए गए सीढ़ीदार कृषि, बालुका स्तूपों का स्थिरीकरण, शुष्क कृषि को बढ़ावा, बाढ़ नियंत्रण। बताइए। ये तो हमारे जो चारों कारक है ना, ये मृदा संरक्षण में प्रभावी हैं, तो हमारा 1 2 3 4 सही हो जाएगा, हमारा विकल्प डी सही है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया है कि नहर परियोजना दिए गई हैं, उनका उद्गम दिया गया है। तो इसमें देखना है, हमें बताना है कि कौन सा सुमेलित है। ऊपरी गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर कहाँ से निकलती है? ये निकलती है कनखल से। कनखल कहाँ है? ये हरिद्वार में है ना, तो हमारा सुमेलित नहीं है। निचली गंगा नहर, निचली गंगा नहर कहाँ से निकलती है? ये निकलती है नरौरा से। नरौरा कहाँ है? बुलंदशहर में है। शारदा नहर कहाँ से निकलती है? शारदा नहर निकलती है बनवासा, बनवासा है नैनीताल में। शारदा नहर जो है ये जैसे शाहजहाँपुर, बाराबंकी, पीलीभीत, खीरी से होकर के प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद तक जाती है। रामगंगा नहर, रामगंगा नहर जो है कालागढ़, कालागढ़ कहाँ है? ये गढ़वाल में है, ये हो जाएगा। और इसके द्वारा जो सिंचाई होती है ना, ये रुहेलखंड क्षेत्र में होती है रामगंगा नहर से। तो हमारा विकल्प 3 और 4 कथन जो 3 और 4 दिए सम्मिलित हैं, तो विकल्प हमारा बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए तो इसमें दिया गया है कि विष्णु दोआब क्षेत्र निम्नलिखित से किन नदियों के मध्य विस्तृत है? दिया गया है ब्यास, सतलज, ब्यास रावी, रावी चेनाब, चेनाब एवं झेलम। बताइए। तो विष्णु जो क्षेत्र होता है ना, ये ब्यास और सतलज के क्षेत्र में है। और ब्यास रावी ये कौन सा हमारा क्षेत्र है? ब्यास रावी जो क्षेत्र है ना, इसको कहा जाता है बाहरी दोआब। चेनाब झेलम क्षेत्र इसको कहा जाता है चाज क्षेत्र। रावी चेनाब इसको कहते हैं रचना दोआब क्षेत्र। हमारा विकल्प ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। अगले प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से होकर, फूलों की घाटी के मध्य से होकर जाती है? इसमें दिया गया धौली गंगा, अलकनंदा, पार्वती, पुष्पावती। बताइए। तो जो फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, तो इसके जो मध्य से होकर गुजरती है जो नदी है, वो पुष्पावती नदी है। तो विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग
दिया गया है कि मालदा भ्रंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मेघालय के पठार को छोटा नाग पठार से अलग करता है। तुम्हारा सही हो जाएगा। अभी हमने इसके पहले बात किया था। इससे गारो राजमहल गैप के नाम से भी जाना जाता है। तुम्हारा सही होगा। तुम्हारे दोनों सही है ना, तुम्हारा विकल्प सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिया गया है कि निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एक तरफ द्वीप दिए गए हैं, एक तरफ अवस्थिति दिए गए हैं। माजुली कहाँ है? माजुली द्वीप कहाँ भैया स्थित है? माजुली द्वीप जो है ना बंगाल की खाड़ी में नहीं है। माजुली है ब्रह्मपुत्र नदी में है। ये हमारा सुमिलित नहीं है। तो अलियबेट कहाँ है? अलियबेट खंबात की खाड़ी में ही, खंबात की खाड़ी में है। तो दूसरा तुम्हारा सही हो जाएगा, सुमिलित है। न्यूमूर कहाँ है? न्यूमूर कहाँ भैया? न्यूमूर जो हमारा ना ये कच्छ की खाड़ी में नहीं, ये हमारा सुंदरबन डेल्टा में है। ये भी नहीं सुमिलित है। कच्चा तीबू जो है ना ये पाक की खाड़ी में है। तो हमारा सुमिलित है। 2 और 4 हमारा सुमिलित है। हमारा विकल्प कौन सा है? हमारा विकल्प सी से हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियाँ मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं? अरुणाचल प्रदेश में जो जनजाति पाई कौन सी हैं? दिए गए अबोर, लेप्चा, सिंगफो, कुकी। बताइए। तो इसमें देखा जाए जो अबोर है, लेप्चा है, सिंगफो है, ये तीनों जनजाति ना अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। तुम्हारा विकल्प सी से हो जाएगा। कुकी कहाँ पाई जाती है? कुकी पाई जाती है मणिपुर में। इस तरह हमारा विकल्प सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण पश्चिमी मानसून अवधि के दौरान तमिलनाडु तट के अपेक्षाकृत शुष्क रहने के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें क्या इसमें दिया गया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि छाया प्रदेश में होना चाहिए। तुम्हारा सही हो जाएगा। वृष्टि छाया पाया जाता है क्योंकि तमिलनाडु जो स्थिति है ना ऐसे है। तो यहाँ से ये दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ से ऐसे सीधे निकल जाता है। दूसरा तो ये बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा का पूर्वी तट के समानांतर संचरण यही है, समानांतर निकल जाता है। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा देखिए पूर्वी घाट की ऊंचाई पश्चिमी घाट की तुलना में कम होना, क्योंकि ऊंचाई भी तो कम है। अगर ऊंचाई होती ज़्यादा ना तो यहाँ पर जो हवा ऐसे से निकल रही हैं तो वहाँ पर टकराती वहाँ पर वर्षा होती। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। 1 2 3 हमारा सही है। तो विकल्प डी से हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिए गए युग्म दिए गए हैं। एक तरफ दिए गए मृदा और दूसरी तरफ उसके क्षेत्र दिए गए हैं। तुम्हें हमें बताना कि कौन सा उसमें सुमेलित है। ये तो लाल मृदा दिए गए ना। लाल मृदा कहाँ पाई जाती है? लाल मृदा पाई जाती है बुंदेलखंड एवं काठियावाड़ में। तो हमारा सही हो जाएगा। रेगुर मृदा जो गोदावरी और खिसड़ा का ऊपरी क्षेत्र है। रेगुर मृदा को ही तो काली मृदा कहते हैं ना। तो काली मृदा कहते हैं। ये भी हमारे सुमिलित है। जलोढ़ मृदा उत्तरी बिहार में क्या पूरे उत्तरी भारत के मैदान में पाया जाता है। तो ये भी हमारे सुमिलित है। पीट मृदा कहाँ पाया जाता है? पीट मृदा जहाँ भारी वर्षा होती है, उच्च आर्द्रता युक्त से वन जहाँ पाए जाते हैं, वनस्पति की अच्छी वृद्धि होती है, वहाँ पर पीट मृदा पाए जाते हैं। तो पश्चिमी तटीय मैदान पर नहीं पाया जाता भैया, ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में। तो हमारा चौथा नहीं, तो हमारा 1 2 3 सुमिलित है। हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में ग्रीष्म ऋतु के दौरान स्थानीय मौसम परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दिया गया है कि ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत में कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में स्थानीय तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं, वर्षा कहा जाता है। तो क्या ये तो हमारा क्या है? ये तो हमारा गलत है ना। आम्र वर्षा कहाँ पाया जाता है भैया? जो कर्नाटक के ग्रीष्म ऋतु में पाई जाती है, ये ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत में नहीं पाया जाता है, ग्रीष्म ऋतु के अंत में पाया जाता है। तो पहले का हमारा गलत है। दूसरा दिया गया है कि असम और पश्चिम बंगाल में चलने वाली विनाशकारी वर्षा युक्त पवनों को बारदोली छेड़ा कहा जाता है। तो हमारा सही होगा ना। ये कौन सी होती हैं? विनाशकारी होती हैं, गर्म हवाएं हैं। और तीसरा दिया गया फूलों वाली बौछार दार्जिलिंग और असम के चाय उत्पादक क्षेत्रों में पूर्व मानसून वर्षा करती हैं। बताइए। ये जो होती है ना चाय उत्पादक नहीं भैया, ये कहवा उत्पादन होता है जहाँ। तीसरा हमारा गलत है। तुम्हारा बताना कौन सा सही नहीं कौन गलत है ना। तो 1 और 3 हमारा गलत है। हमारा विकल्प सी से हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया है कि 8 डिग्री चैनल मिनी का मालदीव द्वीप को अलग करते हैं।
तो ये तुम्हारा सही हो जाएगा। 9 डिग्री चैनल उत्तरी अंडमान द्वीप और दक्षिणी अंडमान द्वीप को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल नहीं भैया, ये तो है 10 डिग्री चैनल, तो हमारा दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा दिया गया है कि 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, तो हमारा सही हो जाएगा। तो 1 और 3 सही है, तुम्हारा क्या हो जाएगा, हमारा विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिया गया है कि हिमालय नदी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय नदी तंत्र, तो इसमें दिया गया है कि इस तंत्र की नदियाँ पहाड़ी क्षेत्रों में गोखुर झील का, पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं करती हैं, मैदानी क्षेत्रों में करती हैं, जहाँ उनका वेग कम होता है, मैदानी क्षेत्र में। तुम्हारा पहला कथन गलत है। तो दूसरा दिया कि इस तंत्र की नदियों में मार्ग बदलने की विशेषता होती है, बिल्कुल होती है, मार्ग बदलती हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है ना, अवसाद की मात्रा ज़्यादा होती है, तो एक तरह एक जान का वेग कम हो जाता है थोड़ा, तो वहाँ वो जमा करके अपने मार्ग को बदल लेती हैं। तीसरा दिया गया है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियाँ मालदा भ्रंश की ढलान के साथ बंगाल की खाड़ी की ओर प्रभावित होती हैं, तो हमारा सही हो जाएगा। 2 और 3 हमारा सही है, तो विकल्प हमारा 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक तरफ दिया गया तीर्थ स्थल दिए गया, दूसरी तरफ दी उनकी अवस्थिति, मतलब दिया गया किस पर्वत पहाड़ी पर स्थित हैं, तो इनमें बताना है कि कौन सा सही सम्मिलित है। तो श्रवणबेलगोला कहाँ है? श्रवणबेलगोला जो है ना, ये कर्नाटक, भाई कैमूर श्रेणी तो बिहार में है, तो ये कर्नाटक जो है ना, चंद्रगिरी जो एक है पर्वत है वहाँ पर है, ये कहाँ है? कर्नाटक में, तो हमारा सुनित नहीं है। हेमकुंड साहिब कहाँ है? हेमकुंड साहिब जो है ये है उत्तराखंड में। उत्तराखंड कहाँ है ना, ये शिवालिक पर्वत श्रेणी पर है, ये हमारा सुमिलित नहीं है। माउंट आबू मंदिर अरावली श्रेणी में है, तो हमारा सुमिलित है। चरार शरीफ कहाँ भैया? चरार जो है ना, कश्मीर हिमालय में स्थित है, तो ये हमारा सही है। हमारा केवल 3 सुमिलित है, तो कौन सा विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिया गया भारत की प्रमुख भू स्थलाकृति दून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दिया गया है कि ये पूर्वी हिमालय में पाई जाने वाली आंधेर घाटियाँ हैं, बताइए। तो ये जो पूर्वी हिमालय में नहीं पाई जाती भैया, ये आंधेर घाटियों को दून कहा जाता है, ये पूर्वी हिमालय की विशेषता नहीं है, ये है कौन सी विशेषता कि ये लघु हिमालय प्लस शिवालिक हिमालय में पाई जाती है ना। तो पहला कथन क्या है हमारा? पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा दिए कि इनका निर्माण भारतीय और यूरेशिया जो प्लेट है उनके प्लेटों के अलग होने के दौरान भ्रंश के परिणामस्वरूप, भ्रंश के दौरान नहीं भैया, ये अलग नहीं है, अभिसरण के द्वारा जब इनका अभिसरण होता है। तो दूसरा में गलत है, तो हमारा कौन सही है? ना तो 1 ना ही 2 पर सही है। इस तरह हमारा जो है विकल्प डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिए गए भारत के तटीय मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तटीय मैदानों के संदर्भ में, तो इसमें दिया गया है कि हमें बताना कौन सा है। पूर्वी तट का निर्माण अवतलन, जबकि पश्चिमी तट का निर्माण उभार के कारण हुआ है, बताइए कौन सा? ये हमारा सही गलत है। तो इसमें देखा जाए तो हमारा गलत है ना, पूर्वी तट का निर्माण जो है ना उभार के कारण हुआ है, जबकि पश्चिमी तट का निर्माण जो है अवतलन के कारण हुआ है। ये तो हमारा कथन गलत हो गया। और दूसरा ये पूर्वी तट के विपरीत पश्चिमी तट में डेल्टा का अभाव हुआ है, ये तो हमारा सही है ना। डेल्टा कहाँ पाया जाता है? यहाँ डेल्टा नहीं पाया जाता ना, यहाँ पर एस्चुरी पाया जाता है, एस्चुरी का निर्माण किया जाता है, तो हमारा सही हो जाएगा। तीसरा कथन दिया गया पूर्वी तट की संरचना प्राकृतिक बंदरगाहों है तो अधिक उपयुक्त है, ये तो हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा गलत है, पूर्वी तट नहीं भैया, पश्चिमी तट, क्योंकि पूर्वी तट पर क्या है ना, छिछले सागर तट है वो, और छिछले सागर तट में जो है बंदरगाह के लिए उपयोगी नहीं होता है, तो हमारा कथन तीसरा गलत है। चौथा जो है पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में चौड़े तथा उत्तर और दक्षिण संकीर्ण नहीं, ये मध्य में क्या है ना, मध्य में संकीर्ण है तथा उत्तर और दक्षिण में विस्तृत है, तो हमारा कथन 2 सही, तीसरा हमारा विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला अपन देखते हैं हम लोग। देखिए उत्तर भारत में पाए जाने वाली रोही भू स्थलाकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है?
तो रोहित संदर्भ में पूछ रहा है ना, रोहित संदर्भ में यह पश्चिमी मरुस्थल के आज शुष्क क्षेत्रों में अचानक आई बाढ़ से विकसित उत्खात भूमि है, ये हमारा गलत है। दूसरा, यह अरावली पश्चिमी रेगिस्तान के बीच मौसमी नदियों द्वारा विकसित उपजाऊ भूमि, ये हमारा सही हो जाएगा। जो मौसमी नदियाँ होती हैं जब वर्षा होती है तो वहाँ क्या हो जाता है ना, वो जो ज़मीन हो जाती है वो उपजाऊ हो जाती है, तो उसी को रोही कहते हैं। तो कथन हमारा 2 सही हो जाएगा। तो अगला पन देखते हैं हम लोग। अगला यहाँ पर जो है ना करंट से संबंधित है, तो हम आगे देखते हैं। ये हमारा दिए गए कि निम्न इसमें हो जाएगा प्रिंटर हॉल में चर्चा रहे। हाँ, करंट अफेयर से ही संबंधित है, तो हम लोग इसको हल नहीं करेंगे, ये हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है ना, ये 2023 का करंट अफेयर है। तो इस तरह क्या होगा कि हमारा टेस्ट जो है कंप्लीट हो गया है, तो आगे कंटिन्यू हम लोग टेस्ट को सॉल्व करेंगे। कल भी हम लोग टेस्ट को सॉल्व करेंगे, तो आप लोग इसी तरह बने रहिए और देखते रहिए।